ये देखो, मैं सिस्टम बग की वजह से इस दुनिया का फाइनल बॉस बन गया, पर जो मॉन्स्टर लीडर मेरा स्वागत करने आया था वही मारा गया। इसलिए मुझे खुद के डेविल किंग होने का कोई आइडिया ही नहीं था। बस कुछ टाइम पहले अर्थ की विल वाला गेम रियल दुनिया के साथ मर्ज हो गया। मॉन्स्टर्स और अलग अलग फैक्शंस के एनपीसी एक साथ दुनिया में आ गए और दुनिया खतरे में आ गई। गनीमत ये थी कि हर ह्यूमन ने सिस्टम एक्टिवेट करके प्लेयर का रोल ले लिया। सबने स्टार्टिंग से ही मॉन्स्टर्स से फाइट करने की पावर पाली, पर मेरा सिस्टम एक्टिवेट करते टाइम एक प्रॉब्लम आ गई और लास्ट में मैं अपना कैरेक्टर ही नहीं बना पाया। सिस्टम से किक आउट होने के बाद पता चला कि मैं ना तो कोई आइटम्स इक्विप कर सका हूँ, न ही एक्सपीरियंस गेन करके लेवल अप कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपना स्टेटस पेज भी ओपन नहीं कर पा रहा था। गनीमत ये थी कि मेरा बैग ठीक काम कर रहा था, तो मैंने सोचा पहले बाकी लोगों के साथ स्टार्टिंग एरिया की तरफ चलते हैं। तभी मेरे पीछे आसमान में एक व्हर्लपूल आ गया और नेक्स्ट सेकंड उस व्हर्लपूल से एक लाइट बीम मेरे पास गिरी। दूर एक आदमी ने उस लाइट बीम की तरफ देखा और हवा में ही बोला कि क्या डूम्सडे फिर से आने वाला है। और मेरे यहाँ स्मोक हटने के बाद देखा कि लाइट बीम में कोई पर्सन जैसी शेप है। मैंने मन में सोचा कहीं ये कोई लेजेंडरी फील्ड बॉस तो नहीं है। जो पर्सन आया था वो 97 लेवल का डेविल लीडर बेलियल था। वो नीचे आते ही यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगा और लास्ट में अपनी नजरें एक शॉप पर फिक्स कर ली। ये वही जगह है, यहीं थोड़ी देर में डेविल किंग आने वाला है। उसके बाद उसने अपने कोट से एक पेपर निकाला। उसे प्रेडिक्शन ड्रीम में न सिर्फ डेविल किंग के आने का पता चला था, बल्कि उसने डेविल किंग का फेस भी याद करके ड्रा कर लिया था, ये सोचते ही कि वो जल्द ही डेविल किंग से मिलने वाला है। वो एक्साइटेड हो गया। आसपास के लोग बेलियल को देखकर मन में उसे कोसने लगे। स्टार्टिंग में ही बॉस सामने आ जाने वाली किस्मत सच में थोड़ी खराब होती है। बेलियल ने उन्हें ज्यादा सोचने का टाइम दिए बिना अपना डोमेन स्किल यूज कर लिया, जिसका इफेक्ट ये था कि उस रेंज में जो भी उससे कम लेवल के क्रिएचर्स थे सबको डैमेज मिला। पलक झपकते ही उसने सबको मार डाला। ये सब अपनी आंखों से देखकर मैं पूरी तरह डर गया था। एक पत्थर के पीछे छिपकर कांप रहा था। तभी उसे पता चला कि पत्थर के पीछे कुछ हलचल हुई है। उसे डाउट हुआ कि उसके डोमेन में कौन जिंदा बच सकता है। अचानक एक बिजली मेरे पास से गुजरी। आसपास की जमीन उस पावरफुल झटके से टूट गई और रुकर सीधे बेलियल की तरफ बढ़ने लगी। वो जो आया था वो ह्यूमन का स्ट्रांगेस्ट वॉरियर 101 लेवल का रोलैंड था, जिसे ह्यूमन की होप कहा जाता है। वो और बेलियल यहाँ डेविल किंग का वेट करने आए थे, पर उसका प्लान डेविल किंग को स्टार्टिंग में ही खत्म करने का था। पर प्रेडिक्शन में भले ही सीन दिखा था, पर कंफर्म नहीं था कि वो सच है या नहीं। आखिर में जब उसने प्रेडिक्शन वाली लैंडमार्क बिल्डिंग देखी तब कंफर्म हुआ। बेलियल तो जानता ही था कि रोलैंड यहाँ क्यों आया है, इसलिए वो फौरन फाइट करने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट सेकंड उसने जंप किया और उस पर अटैक कर दिया। रोलैंड को हाथ आगे करके ब्लॉक करना पड़ा। उसने और ज्यादा पावर के साथ अटैक किया और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती गई, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि डेविल किंग की फोटो उसकी जेब से गिर चुकी है। रोलैंड ने सही टाइम देखकर डज किया, अपने हैंड्स में पावर कलेक्ट करने लगा। एक गोल्डन स्वॉर्ड बनाकर बेलियल पर अटैक कर दिया। दोनों की फाइट और तेज हो गई। थोड़ी ही देर में वो लो हेल्थ होने की वजह से हार गया, पर ये सोचकर कि वो जल्द ही डेविल किंग से मिलने वाला है उसकी पावर एकदम से बढ़ गई। रोलैंड को सांस लेने का टाइम दिए बिना फिर से अटैक कर दिया। उसने सोचा अगर इस पागल लड़की ने उसे फिनिश कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसे अपना अल्टीमेट मूव यूज करना पड़ा। जब दोनों के बीच सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था तो उसने एक पेपर निकाल लिया। डेविल लीडर का दिल पेपर की चीज देखकर पिघल गया। ये तो वही डेविल किंग की फोटो थी जिसका वो वेट कर रहा था। रोलैंड ने मौका देकर उसके फेस पर एक किक मार दी। वो उड़कर मेरे पास आ गया। मेरे अंदर तो कोहराम मचा हुआ था। जब बेलियल उठा तो देखा कि डेविल किंग की फोटो खराब हो चुकी है। एक प्रीस्ट होकर इतनी चीप हरकत की। मेरा डेविल किंग के लिए प्यार का मजाक उड़ाया और डेविल किंग का फेस भी फाड़ दिया। ये बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। फिर उसे दिखा कि पत्थर के पीछे छुपा हुआ मैं ही प्रेडिक्शन वाला डेविल किंग हूँ। रोलैंड ने उसके डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा उठाकर उसे एक ही हिट में फिनिश कर दिया और मैं दुनिया का स्ट्रांगेस्ट होने के बाद भी मुझे कुछ पता नहीं था। मैं उस टाइम डर के मारे बेहोश हो चुका था। रोलैंड भले ही जीत गया था, पर वो खुद भी ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में था। उसके बाद उसने ग्राउंड पर ट्रैप लगाने शुरू कर दिए। प्लानिंग की कि जैसे ही डेविल किंग ट्रैप पर पैर रखेगा उसे स्टार्टिंग में ही खत्म कर देगा। अब बस ट्रैप को प्रेडिक्शन वाली जगह पर रखना था। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं ठीक प्रेडिक्शन वाली जगह पर बैठा था। वो शॉक हो गया कि डेविल किंग बिना किसी आवाज के उसके पीछे आ गया। उसने मेंटल सेंस से देखा कि मेरा लेवल 4 डिजिट में था। हेल्थ इतनी ज्यादा थी कि काउंट भी नहीं कर पा रहा था। टाइटल डिस्ट्रॉयर था और 101 लेवल वाले रोलैंड ने सोचा कि अगर वो फुल हेल्थ में भी होता तब भी जीतना इम्पॉसिबल था। वो तो टॉप लेवल का एनपीसी था जिसके पास हजारों न्यूबी प्लेयर्स को लीड करके डेविल किंग को हराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो आज यहाँ हार नहीं सकता था। तभी मैंने धीरे से खड़े होना शुरू किया। उसने मुझे देखकर सोचा कि शायद मैं उस पर अटैक करने वाला हूँ। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ऐसा डेविल किंग बन चुका था जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता था। उसका दिल बैठ चुका था कि दुनिया खत्म होने वाली है। पर मैंने अपने बैग से न्यूबी हेल्थ पोर्शन निकालकर उसे दे दिया, क्योंकि मैंने देखा कि उसकी हेल्थ बहुत कम थी और उसने मेरी जान बचाई थी, तो मैं उसे हेल्थ देना चाहता था। और इस टाइम एक फ्लाइंग गोल्डन पिरामिड सिटी के अंदर नीचे एक रिपोर्टर आया और बोला कि रोलैंड ने डेविल किंग को लाने वाले एससी मॉन्स्टर को फिनिश कर दिया है। आगे से हमें सिर्फ फोर्ट्रेस के अंदर वाले डेविल किंग को खत्म करना है ताकि हम बिना लड़े जीत जाएं। अर्थ और हमारी दुनिया का मर्ज होना 30% तक हो गया है। ह्यूमंस ने भी सक्सेसफुली प्लेयर बनकर मॉन्स्टर्स से फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। हमें बस प्लान के हिसाब से चलना है। बहुत बढ़िया। प्लेयर्स को ग्रो करने में हेल्प करना हमारा एनपीसी का मिशन है। रोलैंड ने इतनी जबरदस्त प्लानिंग की और उसे सक्सेसफुली पूरा किया। वो सच में ह्यूमन की होप कहलाने के लायक है। पर असलियत सिर्फ वही जानता था। मेरे दिए हुए हेल्थ पोर्शन को देकर वो गहरी सोच में डूब गया। उसने सोचा कि मेरे पास जो है वो पक्का पॉइजन होगा। वो चाहता था कि मैं पॉइजन के दर्द से मर जाऊं, पर अगर वो अभी नहीं पिएगा तो पक्का मारा जाएगा। ये सोचकर उसने अपनी सारी रेजिस्टेंस स्किल्स एक्टिवेट कर दी और मेरे हाथ से पोर्शन लेकर एक बार में पी गया। नेक्स्ट सेकंड उसकी हेल्थ 50 पॉइंट्स बढ़ गई। ये देखकर कि वो मरा नहीं है, उसने चैन की सांस ली। कनिंग डेविल किंग ने उसके साथ गेम खेलने की हिम्मत कैसे की, पर कम से कम वो आइस स्पाइक से तो बच गया। फिर मैंने उससे पूछा कि न्यूबी सेफ जोन का रास्ता कहाँ है। उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे सुना ही ना हो और दोबारा पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरी कोई फाइटिंग एबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं वहां जाकर धीरे धीरे सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। सेफ जोन में तो नए नए एडवेंचरर्स हैं जो फ्यूचर में मुझे हराने वाले हैं। उसने सोचा कि मैं जरूर उनके वीक होने का फायदा उठाकर सबको फिनिश करना चाहता हूँ, पर शायद वो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें धोखा दे दे। फिर सोचने लगा कि पहले अपनी जान बचाते हैं। आखिरकार वही तो ह्यूमन की इकलौती होप है। तभी मेरे सिर के ऊपर से अचानक एक मॉन्स्टर आ गया। पर ह्यूमन की होप कहलाने वाला रोलैंड अभी लो हेल्थ में होने के बाद भी ऐसे मॉन्स्टर को आसानी
आसानी से संभाल सकता था। उसके कूल मूव्स देखकर मैं पीछे से बोलने लगा कि ये बहुत कूल है। अचानक उस एरिया के मॉन्स्टर लीडर को मेरी वाइब्स फील हुई और वो मेरे सामने झुककर वेलकम करना चाहता था, पर मैं उस टाइम डेविल लैंग्वेज नहीं समझता था, इसलिए मुझे लगा कि वो मुझ पर अटैक करने आया है। रोलैंड मेरी फाइटिंग स्किल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था, पर मैंने जल्दी से जाकर उसके बड़े से हेड को हक कर लिया। मुझे इतना हिडन देकर उसे खुद ही मैटर सॉल्व करना पड़ा। कितनी बेकार एक्टिंग है। चाहे कितना भी डेंजरस अटैक हो, उसने थोड़ा सा भी अटैक नहीं किया। इससे उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सन वाली कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दिखती है, पर उसे अभी भी नहीं पता था कि वो इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एनपीसी है, जो फ्यूचर में हजारों प्लेयर्स को लीड करके उसे फिनिश करने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद जब मैंने देखा कि रोलैंड की एनर्जी कम हो रही है, तो मैंने बैग ओपन करके देखा कि कोई यूजफुल चीज है या नहीं, और ये सारे आइटम्स वही थे जो अभी डेविल लीडर के मरने के बाद ड्रॉप हुए थे। रोलैंड ने कहा कि हम एनपीसी मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी से लूट नहीं करते, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं सब रख सकता हूँ। उसका यस सुनने के बाद मैं खुशी खुशी लूट करने लगा और मुझे एक गियर मिल गया जो रोलैंड ने मुझे दे दिया। पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे अकाउंट में बग होने की वजह से मैं कोई गियर नहीं पहन सकता था। अचानक एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने रोलैंड को हाथ से इशारा करके पास बुलाया, देखा तो वो वही डेविल लीडर की खुद की लिखी हुई बुक थी। रोलैंड ने उसे पढ़कर कसम खाई कि वो दुनिया को डर्टी डेविल्स के हाथ में नहीं जाने देगा। बैग में गियर होने के बाद भी उसे यूज न कर पाने की वजह से उसकी आंखों से 2 आंसू निकल आए। पर अब जो हो गया सो हो गया। पहले अपनी जान बचाने का सोचना चाहिए। फिर उसने ऊपर देखा, वो अभी भी मुझे बचाने के लिए मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा था। मैंने सोचा कि काश मैं भी कभी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। रास्ते की परेशानियों को पार करते हुए आखिरकार हम न्यूबी सेफ जोन में पहुंच गए। मैंने सेफ जोन को देखकर यकीन नहीं किया, क्योंकि ये सेफ जोन मेरा पुराना स्कूल ही था। और डेविल बेस पर जब पता चला कि डेविल का वेलकम करने गया बेलियल हार गया है, तो मीटिंग बुलाई गई। 7 डेविल्स में से बेबीलोन ने कहा कि सिर्फ बेलियल ने ही प्रेडिक्शन ड्रीम में डेविल किंग को देखा था। तभी मम्मोन ने आगे आकर कहा कि बेलियल मरने से पहले हमारे लिए क्लू छोड़ गया है, उसी से हम डेविल किंग को पहचान सके हैं। इन्फॉर्मर डेविल के अकॉर्डिंग रोलैंड ने बेलियल को फिनिश करने के बाद डेविल किंग के जन्म की जगह छोड़ दी थी, और सेफ जोन जाते टाइम वो अपने साथ किसी को लेकर गया था। इसका मतलब वो जिसके साथ था वो पक्का डेविल किंग ही होगा। बेबीलोन ने तुरंत वो फोटो निकाल ली जो इन्फॉर्मर डेविल ने क्लिक की थी। ममोन ने उस फोटो को बहुत देर तक देखा और लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि रोलैंड के साथ वाला पर्सन डेविल किंग नहीं है। कम से कम इतना तो साफ है कि डेविल किंग को रोलैंड ने पकड़ा नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए हमें जल्द से जल्द डेविल किंग को ढूंढना चाहिए। और मैं सेफ जोन पहुंचकर गेट पर लोगों की लंबी लाइन देखने लगा। रोलैंड मुझे सीधे SVIP लेन से ले गया, जहां लाइन में नहीं लगना था। पूरा सेफ जोन एक पावरफुल ट्रैप था, क्योंकि वहां बुलेट स्टील नाम का एक सिस्टम डिवाइस था जो हर मॉन्स्टर को सील कर सकता था। कितना भी पावरफुल मॉन्स्टर हो, वो पिंजरे में कैद हो जाता। बस डेविल किंग को सेफ जोन के अंदर लाना था ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद वो अपनी एरोगेंस की वजह से मारा जाता और मैं प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को लीड करके डेविल किंग को फिनिश करने वाला हीरो बन जाता। गेट पर खड़े एनपीसी ने रोलैंड को देखते ही ग्रीट किया, अरे क्या ये वही प्रेडिक्शन वाले हीरो रोलैंड सर हैं जो प्लेयर्स को लीड करके डेविल किंग को फिनिश करेंगे? रोलैंड ने सुनकर उसे जल्दी से शांत रहने के लिए कहा, पर गेट वाले एनपीसी ने फिर से कहा कि रोलैंड सर, सुना है आप डेविल किंग के स्पॉन पॉइंट पर गए थे और उसे स्टार्टिंग में ही फिनिश करना चाहते थे, क्या वो सक्सेसफुल रहा? रोलैंड ये सुनकर ऑलमोस्ट पागल होने की कंडीशन में आ गया और धीरे से उससे चुप रहने को कहा। मैंने सुनकर कहा कि अरे ये ब्रो इस टाइप का है क्या? बहुत बढ़िया। दूसरे एनपीसी ने रोलैंड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही ह्यूमन की होप रोलैंड है, और ये भी कहा कि बुलेट स्टील सेफ जोन में सेट हो चुका है। आप बुलेट स्टील के बारे में तो जानते ही होंगे, वो जो सील कर सकता है। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रोलैंड ने आगे बढ़कर उसका मुंह बंद कर दिया और मुझे धक्का देकर सेफ जोन के गेट के अंदर ले जाने लगा। काश मैं भी हीरो बन पाता, ब्रो की तरह स्ट्रॉन्ग और काइंड। पर वो काइंड ब्रो मुझे फिनिश करने की सोच रहा था। बस एक कदम और फिर जस्टिस की जीत पक्की थी। नेक्स्ट सेकंड रोलैंड ने मुझे पीछे से सेफ जोन की बैरियर के अंदर धकेल दिया और बड़े सीरियसली कहा कि सिस्टम की पावर फील करो। पर जैसे जैसे टाइम बीता गया कुछ भी नहीं हुआ। इससे हीरो रोलैंड सर की हालत खराब हो गई। असल में कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सिस्टम रूल कहलाने वाला बुलेट स्टील अपना शिकार ढूंढने लगा। रोलैंड ने जब देखा कि सिस्टम भी मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ गया। अचानक आसमान से बुलेट स्टील पर एक लाइट बीम गिरी। उसका शॉक वेव सेफ जोन के हर कोने में फैल गया। वहां ज्यादातर न्यूबी प्लेयर्स थे जो बहुत ज्यादा डर गए थे। एनपीसी ने आकर उन्हें शांत कराया कि शायद सर में थोड़ा ग्लिच आ गया होगा। ये सेफ जोन है और हम सिस्टम गॉड बुलेट स्टील की प्रोटेक्शन में हैं। जब तक हम इस गॉड की रेंज में हैं, ये हमारी सेफ्टी की गारंटी लेता है। वैसे क्या बुलेट स्टील का शेप पहले ऐसा ही था? जो भी हो, डरो मत। ह्यूमन का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर रोलैंड सर भी यही है। इतना कहकर उसने रोलैंड की तरफ देखा ताकि वो प्लेयर्स को थोड़ा दिलासा दे। पर पूरे सेफ जोन में सिर्फ रोलैंड ही जानता था कि अभी क्या हुआ है। बिना कुछ बोले ही उसने सिस्टम गॉड को लव शेप में मोड़ दिया था। उसने सोचा था कि सिस्टम की पावर से डेविल किंग को पनिश करेगा, पर उसे नहीं पता था कि डेविल किंग रूल्स की परवाह नहीं करता। क्या यही पावर का डिफरेंस है? उसने सोचा कि क्यों ना सरेंडर कर दें। मैंने देखा कि उसकी हालत ठीक नहीं है, तो मैंने उसे कंसोल किया कि अभी बस लैग हुआ होगा। मैंने सोचा कि वो इतना डर गया है, कितना प्यारा पर्सन है। रोलैंड ब्रो प्लीज चीयर अप, तुम तो ह्यूमन की होप हो। गेम अभी तो स्टार्ट हुआ है। पर उसकी नजर में मैं उसका साफ साफ मजाक उड़ा रहा था। वो अपनी एज को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने मुझसे पूछा कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। मुझे लगा कि वो मुझे न्यूबी क्वेस्ट के बारे में गाइड करना चाहता है, तो मैंने कहा कि मैं सेफ जोन में रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ प्रोडक्शन स्किल्स सीखनी होंगी। रोलैंड को लगा कि मैं कोई डरावनी डिमांड करने वाला हूँ, पर मैंने तो बस प्रोडक्शन स्किल्स सीखने को कहा। रोलैंड ब्रो, तुम तो प्लेयर्स को लीड करके डेविल किंग को हराने वाले हीरो हो ना। मेरा बचपन से सपना था कि मैं हीरो बनूं, पर मेरे अकाउंट में बग होने की वजह से मैं लेवल अप नहीं कर सकता और गियर नहीं पहन सकता। चूंकि भगवान ने हम दोनों को मिलाया है, तो इसका मतलब वो नहीं चाहते कि मैं हार मानूं, भले ही मैं प्रोडक्शन लाइन पर चलूं, पर मुझे हीरो बनने की पूरी कोशिश करनी है। क्या तुम मुझे आगे का रास्ता दिखाओगे? रोलैंड ये सब सुनकर एकदम शॉक हो गया। क्या इस बंदे को प्रैंक करना है? फिर उसे मजबूर होकर मुझे प्रोडक्शन स्किल्स सिखाने ले जाना पड़ा। पर एनपीसी ने बताया कि ये स्किल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। जब उन्होंने मेरा बैलेंस देखा तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों का एटीट्यूड एकदम से चेंज हो गया और मुझे बताया कि इतने पैसे स्किल्स सीखने के लिए तो इनफ है, पर प्रोफिशिएंसी जल्दी बढ़ाने के लिए अभी बहुत कम है। इतने सारे कॉइन्स से तो तुम गियर खरीदकर जल्दी लेवल अप कर सकते हो। मैं ये बताने में थोड़ा शर्मा रहा था कि मैं लेवल अप और गियर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने रोलैंड की तरफ देखा। रोलैंड ने सोचा कि डेविल किंग ने पहले उसे डराया, बेइज्जत किया, और अब क्या वो उससे पैसे मांगना चाहता है। वो चाहे जो हो जाए, इतना गिरा हुआ तो नहीं हो सकता। पर फिर उसने सोचा कि वो ह्यूमन की होप है, इतनी जल्दी फिनिश नहीं हो सकता, इसलिए उसने अपनी सारी कैश मनी मुझे
मुझे दे दी, पर एनपीसी ने कहा कि ये पैसे अभी भी इनफ नहीं है। मैंने फिर से रोलैंड की तरफ देखा, उसने अपना 48 गोल्ड कॉइन्स वाला कोट उतार दिया, फिर भी इनफ नहीं था। मैंने फिर से रोलैंड की तरफ देखा, उसने अपनी 74 गोल्ड कॉइन्स वाली स्वॉर्ड निकाल दी, फिर भी इनफ नहीं थी। मैंने फिर से रोलैंड की तरफ देखा, उसने अपने 99 गोल्ड कॉइन्स वाले कार्टून अंडरवियर भी उतार दिए, फिर भी इनफ नहीं थे। अब तो उसके पास सिर्फ उसकी बॉडी पर बाल ही बचे थे। एनपीसी ने रोलैंड को याद दिलाया कि क्या तुम्हारे पास वो एक्सपेंसिव वॉच नहीं है, पर वो उसे उसके फादर ने एडल्टहुड गिफ्ट में दी थी। फिर भी लास्ट में उसने मेरे लिए सारे पैसे कलेक्ट कर ही दिए। ह्यूमन की होप इस दुनिया से अब नफरत करने लगी थी। एनपीसी के डायरेक्शन पर वो ट्रेडिंग सेंटर आया ताकि कुछ गियर्स बेचकर पैसे कमा सके। उस टाइम एक न्यूबी प्लेयर काउंटर पे ट्रेड कर रहा था। उसने 3 कॉपर की रेटल और 8 कॉपर का स्लाइम अंडरवियर निकाला और लास्ट में अपने ऊपर पहने गियर्स भी बेच दिए। उसकी सैड बैग को देखकर मैंने फील किया कि दुनिया चाहे जैसी भी हो जाए, पैसे हमेशा से सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहते हैं। फिर मैंने रोलैंड के दिए हुए गियर्स काउंटर पर रख दिए। सारे के सारे एस ग्रेड आइटम्स देखकर काउंटर का एनपीसी शॉक हो गया। एनपीसी को वो गियर्स देखकर कुछ फेमिलियर लगे। अचानक उसे याद आया कि अरे ये तो ह्यूमन के स्ट्रांगेस्ट वॉरियर रोलैंड सर के गियर्स हैं। फिर मैंने बेलियल से लूटे हुए गियर्स निकाले। आगे के गियर्स की तो उसे वैल्यू पता थी, इसलिए उसने मेरे निकाले हुए बाकी 2 गियर्स की वैल्यू चेक करने के लिए अप्रेजल स्किल यूज की और उसका रिजल्ट देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो गया। ये तो ग्रेट डेविल बेलियल की मशीन थी और साथ में उसका लेजेंडरी चेस्ट गियर भी था। इससे पहले वाले ट्रेडिंग वाले पर्सन को गुस्सा आ गया। उसका इतना भारी आर्मर सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स में बिका और इतनी पतली सी क्लॉथ के उसने 300 से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स अप्रेजल कर दिए। तुम क्या जानो, ये कपड़े जितने पतले होते हैं उतने ही वैल्यूएबल होते हैं। ये हवा जैसे सॉफ्ट है और इनमें स्वीट सॉल्टी मिली जुली खुशबू भी है और सेकंड हैंड होने की वजह से इनकी वैल्यू सीधे 2 गुना बढ़ गई। ये सच में सुपर रेयर गियर है। एनपीसी ने जब देखा कि मैं बेचना चाहता हूं तो उसने मुझे याद दिलाया कि ये तो एंड गेम गियर है, इसलिए उसने मुझे ना बेचने की सलाह दी। अगर तुम इसे एनपीसी को बेचोगे तो ये सिस्टम से डिलीट हो जाएगा और कभी वापस नहीं मिलेगा। पर मुझे पता चला कि ये बाउंड हो चुका है और दूसरे प्लेयर्स के साथ ट्रेड नहीं किया जा सकता। एनपीसी ने मुझे बताया कि मैं इसे अपने पास रख सकता हूं। पहनने में भले ही अजीब लगे, पर इससे तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अजीब लगने की बात तो दूर, मैं तो कोई गियर पहन ही नहीं सकता था, इसलिए मैंने एनपीसी के रोने के बीच उसे 955 गोल्ड कॉइन्स में बेच दिया। इस गेम मर्ज्ड दुनिया में कुछ लोगों का गोल बॉस को हराना है, कुछ लोगों का गोल एरिना में टॉप पर पहुंचना है, कुछ लोगों का गोल मैप को एक्सप्लोर करना है और मेरा गोल सिर्फ बहुत सारे पैसे कमाना है। पैसे होने पर मैं कुछ भी कर सकता हूं, लोगों को हायर करके टीम डेंजन्स भी क्लियर कर सकता हूं। भले ही मेरे पास फाइटिंग पावर ना हो, पर मैं फाइनल बॉस को हराने में पार्ट ले सकता हूं। ये सब सोचकर ही मुझे अपने फ्यूचर से बहुत उम्मीदें थी। कुछ ही दिनों में मेरी सीखी हुई प्रोडक्शन स्किल्स की प्रोफिशिएंसी मैक्स हो गई। बाहर आकर मैंने एनपीसी को बताया कि मेरी प्रोग्रेस मैक्स हो गई है। अगर तुम्हारी बेसिक स्किल्स मैक्स हो गई हैं, तो अब तुम्हें नाइटमेयर जैसे हार्ड फेस का सामना करना पड़ेगा। मैं उसके पास से गुजरा और नॉर्मली बोल दिया कि मेरी तो मास्टर लेवल की स्किल्स भी मैक्स हो गई हैं। एनपीसी ये सुनकर वहीं स्टैच्यू बन गया। अकाउंट में बग होने से क्या हुआ, आज से मैं भी प्रोडक्शन रूट से डेविल किंग को हराऊंगा और प्रोडक्शन स्किल्स से बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अब मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम था। ये सोचकर मैं टीम लॉबी में आ गया। वहां एक 16 लेवल के रो क्लास ने मेरा ध्यान खींचा। उसके टीममेट्स सजेस्ट कर रहे थे कि हायर लेवल के मॉन्स्टर्स से फाइट करना बहुत टफ है, किसी और को टीम में जोड़ लेते हैं। टीम में एक और मेंबर आने से एक्सपीरियंस डिवाइड हो जाएगा। बेवकूफ। मैंने कैलकुलेट किया था कि 4 लोगों की टीम इस टेंशन के लिए बेस्ट है। किन हॉरन ने उन्हें रिमाइंड कराया कि अगर कोई टीम को पीछे खींचेगा तो उसे किक कर दिया जाएगा, भले ही वो उसकी अपनी रियल सिस्टर क्यों ना हो। शियो युआन ने जल्दी से कहा कि वो पूरी कोशिश करेगी, प्लीज उसे किक मत करना। जैसे ही वो जाने लगे, एक पॉपअप ने उसका ध्यान खींचा। ध्यान से देखा तो वो मेरी टीम रिक्वेस्ट थी। उसने सोचा कि कौन सा नूब है जो कैरी होना चाहता है। उसने रिजेक्ट कर दिया और मैंने उसे दोबारा रिक्वेस्ट भेजी। उसने बिना सोचे फिर से रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने उसे लगातार कई पॉपअप भेजे और उसने सब रिजेक्ट कर दिए। तभी मैंने उसे एक ट्रेड पॉपअप भेजा। उसने सोचा कि देखता हूं ये क्या नाटक कर रहा है और उसने एक्सेप्ट कर लिया। सिस्टम पैनल पर शो हुआ कि मैंने उसे 10 गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट किए हैं। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत मेहनत करके अभी तक सिर्फ 2 गोल्ड और 57 सिल्वर कलेक्ट किए थे और अब कोई उसे सीधे 10 गोल्ड कॉइन्स दे रहा था। इससे न सिर्फ वो अपनी सारी बैटल स्किल्स सीख सकता था, बल्कि पूरे सेट का शानदार गियर भी ले सकता था और लेवलिंग की स्पीड भी 5 गुना से ज्यादा बढ़ सकती थी। पर इस दुनिया में किसी के पास 10 गोल्ड कॉइन्स कैसे हो सकते हैं? उसने सोचा क्या ये वही रैंक 1 वाला बाकी सबसे स्मार्ट प्लेयर है या कोई नया स्कैम है? पर इतने बड़े लालच को कोई कैसे मना कर सकता है? जब उसने कंफर्म पर क्लिक किया तो सच में उसके पास 10 गोल्ड कॉइन्स आ गए। अचानक आई इस खुशी से वो बेहोश होने ही वाला था। तभी मैंने उसे दोबारा टीम रिक्वेस्ट भेजी और उसने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बताया कि मैं उन्हें अपने पुराने घर से एक चीज लाने के लिए हायर करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ 18 लेवल के राइट्स का कब्जा है और मैं अकेला नहीं जा सकता। ल्यूजियो ने कहा कि वो लोग लेवल अप करने जा रहे हैं, ऐसे चैरिटी वाले काम के लिए टाइम नहीं है। किन हॉरन ने तुरंत आगे आकर उसे डांटा कि तुम कब से इतने सेल्फिश हो गए? प्रोफेशनल टीम को आगे जाना है तो लोगों की हेल्प करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ल्यूजियो को सामने वाला पर्सन बहुत अजीब लगा। बाहर आने के बाद भी ल्यूजियो ने उससे पूछ ही लिया कि वो ऐसे छोटे कामों के लिए टीम को क्यों ले जा रहा है और किन हॉरन ने उसे अपने बैग का बैलेंस दिखा दिया। जब ल्यूजियो ने देखा कि किन हॉरन के पास इतने सारे कॉइन्स हैं तो वो शॉक हो गया। क्या इसका मतलब उस नूब ने अपने सारे गोल्ड कॉइन्स तुम्हें दे दिए हैं? यानी मेरे पास कोई ऐसा ट्रेजर है जिसकी वैल्यू 10 गोल्ड कॉइन्स से भी बहुत ज्यादा है और मुझे वही लेने जाना है। और किन हॉरन का गोल वही चीज पाना था। शियो युआन ने उनका प्लान सुनकर उनका पीछा किया। किन हॉरन ने भी लोगों को लूटने का अपना प्लान बता दिया। ल्यूजियो ने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डार्क फ्लो ने कहा कि अगर हम जीतेंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शियो युआन ने आकर कहा कि उसे प्रॉब्लम है, पर उसे रिप्लाई मिला कि किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। जल्दी ही हम सब आसपास के छोटे मॉन्स्टर्स को फिनिश करके मेरे घर के नीचे पहुंच गए। मैंने उन्हें बताया कि मेरा घर 6ठी मंजिल पर है। किन हॉरन ने कॉन्फिडेंटली मुझे बताया कि वो मुझे सेफली चीज लेने तक प्रोटेक्ट करेंगे और फिर मैं उनके बीच में रहकर 6ठी मंजिल की तरफ जाने लगा। और जब मैं अपनी चाबी निकालकर दरवाजा खोलने लगा, किन हॉरन ने भी अपनी डैगर निकाली और जंप करके मेरे पीछे आ गया। तभी एक म्यूटेंट जायंट राइट सीलिंग से नीचे कूद गया। सबने देखा तो पीछे हट गए और साथ में डाउट भी हुआ कि यहाँ ऐसा मॉन्स्टर कहां से आ गया। टीम लीडर किन हॉरन ने जल्दी से मेंबर्स को काउंट किया कि कोई घायल तो नहीं हुआ और लास्ट में पता चला कि उनके बॉस यानी मैं गायब हूँ। जिस होल में राइट ने टक्कर मारी थी उसमें नीचे झांककर देखा तो मैं नीचे गिर रहा था। वो लोग थोड़ी देर चुप रहे, बड़बड़ाए कि बॉस नीचे गिरकर मर जाएंगे। डार्क फ्लो ने सुनकर एक फ्लैश के साथ होल की तरफ जंप कर दिया मुझे बचाने के लिए। किन हॉरन ने कोशिश की पर रोक नहीं पाया। मुंह से तो कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर
पर होश में आने पर पहले उस सामने वाले मॉन्स्टर को फिनिश करना था। जनरली 3 प्लेयर्स मिलकर किसी तरह सेम लेवल के मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। इस मॉन्स्टर से भी चांस था, पर बहुत बड़ा रिस्क था। इस टाइम पर पीछे हटना ही सबसे बेस्ट डिसीजन था, पर बहुत देर तक वेट करने के बाद भी उस मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया। असल में उसने अभी अभी डेविल किंग यानी मेरी स्मेल को सूंघा था और जल्दी से स्मेल का सोर्स ढूंढने लगा। लास्ट में उसे पता चला कि जिस पर्सन को उसने नीचे गिराया था वही डेविल किंग था, और मैं हवा में ही सोच रहा था कि क्या बस यहीं तक था। नॉवेल्स में लिखा होता है कि मरने पर कोई सिस्टम अवेक हो जाता है। लास्ट में मैं ग्राउंड पे गिर गया, ना सिर्फ मरा बल्कि थोड़ा सा भी पेन फील नहीं हुआ। पर अब क्या करें? लास्ट में डिसाइड किया कि ऊपर वाले बड़े लोग आकर मुझे बचाएंगे, और आसपास के मॉन्स्टर्स को जब पता चला कि डेविल किंग आ गए हैं तो वो सब बाहर आकर मेरे सामने झुकने लगे। नेक्स्ट सेकंड आगे के कुछ मॉन्स्टर्स 3 फ्लाइंग डैगर से दीवार पर पिन हो गए। मैं डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। जल्दी से अलर्ट होकर पूछा कि कौन है वहां। फिर देखा कि डार्क फ्लो मुझे बचाने नीचे आया है। उसे पता चला कि जिस रास्ते से मैं गिरा था वहां सिस्टम एयर वॉल है, ऊपर नहीं जा सकते, सिर्फ उसी सीढ़ी से जाना होगा जहां से वो आया था, और मुझे आगे आगे चलने को कहा। उसका रीजन था कि वो एक एसएमएन क्लास है, वो आगे कैसे चल सकता है, उससे तो उसका मिस्टीरियस लुक खराब हो जाता। मजबूरी में मुझे उसकी बात माननी पड़ी। क्या करें, सामने वाले बड़े लोग हैं। वो पीछे से बोल रहा था कि वो मुझे पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा, पर मन में सोच रहा था कि आदमी कितने बेवकूफ होते हैं, मरने से पहले तक उन्हें पता नहीं होता कि उनका पर्पस इस मिशन का सामान चुराना है। ये सोचकर उसने मेरी पीठ पर बैक स्टैब कर दिया, और मैंने भी ठीक उसी टाइम अपना बैग पैनल ओपन किया। उसमें से एक रोस्टेड चिकन निकालकर उसे उसकी हेल्थ रिकवर करने के लिए देने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका फेटल अटैक एक रोस्टेड चिकन ने ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा कि जब मैं प्रोडक्शन स्किल्स बढ़ा रहा था तो मैंने बहुत सारा चिकन बनाया था, ये लो तुम्हारी हेल्थ के लिए, क्या तुम्हारी ये नाइफ चिकन खाने के लिए है? होश में आने पर उसने तुरंत पीछे डिस्टेंस बना ली और सोचा कि ये बंदा अजीब है, देखने में कमजोर और छोटा पर्सन लगता है, पर न सिर्फ स्टोन गोल्ड कॉइंस निकाल सकता है बल्कि उसके पास टॉप लेवल की कुकिंग स्किल भी है। इसके बनाए हुए खाने ने शील्ड की तरह उसके अटैक को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। याद रखो, उसका वो अटैक सेम लेवल के वॉरियर पर भी होता तो वो भी बच नहीं पाता। वो रोस्टेड चिकन पक्का किसी खतरनाक पॉइजन से बना होगा, एक ऐसा पॉइजन जिसे खाने के बाद कोई भी कंट्रोल में आकर कठपुतली बन जाता है। पर लास्ट में वो लालच रोक नहीं पाया और खाने लगा। जब उसे होश आया तो वो काफी सारा खा चुका था। उसे फील हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग पावर उसकी बॉडी में आ रही है, एक ऐसा फीलिंग जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। नेक्स्ट सेकंड न सिर्फ उसका लेवल 5 बढ़ गया बल्कि उसकी स्किल का लेवल भी बढ़ गया और उसका क्लास लेवल भी बढ़ गया। ये कोई रोस्टेड चिकन नहीं बल्कि मॉडिफायर था। उसने कभी कसम खाई थी कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को फॉलो करेगा। इस पावर को रखने वाला पर्सन उस किन्हौरन बेवकूफ से बहुत बेहतर है। फिर उसने कहा कि आज से वो मेरा ही आदमी है, मैं उससे जो कहूं वो करने को तैयार है। मैंने सोचा कि कूल एसएमएन जैसी पर्सनालिटी है, पर सिर्फ एक रोस्टेड चिकन के लिए खुद को सरेंडर कर रहा है। क्या उसकी कोई अजीब फेटिश है? मैंने उसे कहा कि बस खुद को सेफ रखो। आखिरकार मैं उसे पैसे देने वाला बॉस हूं। पैसे देने वाले बॉस के ये वर्ड सुनकर वो थोड़ी देर चुप रहकर सोचने लगा। फिर उसके अंदर की अजीब फेटिश पूरी तरह जाग गई। किन्हौरान ने राइट के कंफ्यूज होने का फायदा उठाकर अटैक कर दिया। हालांकि राइट को उस डैमेज से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसे लगा कि उसने डेविल किंग को गलती से चोट पहुंचा दी है और वो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है, इसलिए राइट ने लास्ट में सुसाइड कर लिया। किन्हौरान को यकीन नहीं हुआ कि उसने एक एलीट मॉन्स्टर को एक ही बार में फिनिश कर दिया। राइट तो उससे पूरे 6 लेवल ऊपर था। नेक्स्ट सेकंड उसके चारों तरफ लाइट चमकी। सिस्टम ने उसे लेजेंडरी स्ट्रॉन्ग पर्सन का टाइटल मिलने का मैसेज दिया। उसे इक्विप करते ही उसकी लाइफ, अटैक और डिफेंस 3% बढ़ गए। जब वो खुद के 22 लेवल के मॉन्स्टर को मारने वाला स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होने का शो ऑफ कर रहा था तो शियो युआन ने डरते हुए उसके पीछे देखा और उसे भी अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही किसी ने उसे एक थप्पड़ मारकर उड़ा दिया और उसकी आधी हेल्थ कम हो गई। उसे समझ नहीं आया कि इस 16 लेवल के टेंशन में बॉस मॉन्स्टर कहां से आ गया। उसके बाद कैट डेविल ने बस उन दोनों को देखकर एक उबासी ली और दोनों को पीछे की स्टोन वॉल पर धकेल दिया, जिससे उनकी आधी से ज्यादा हेल्थ खत्म हो गई। किन्हौरन ने अभी कहा था कि वो मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करेगा और भागने का मौका ढूंढेगा, तभी सामने से फिर से एक थप्पड़ पड़ा। कैट डेविल के सामने उसका डिफेंस किसी काम का नहीं था। जब हेल्थ खत्म होने वाली थी तो उसने जल्दी से शियो युआन को हील करने को कहा। शियो युआन ने शॉक से बाहर आकर उसे हील किया, पर उसके जमीन पर गिरते ही कैट डेविल फिर से उसके पीछे आ गया। कैट डेविल को यह सब बहुत मजेदार लग रहा था। वो बस उसकी हेल्थ थोड़ा रिकवर होने का वेट करता और फिर एक थप्पड़ मार देता। उसे समझ नहीं आया कि वो एक लेजेंडरी स्ट्रॉन्ग पर्सन होकर ऐसे मजाक का शिकार हो रहा है। फिर उसने शियो युआन से कहा कि और हील मत करो, मुझे मरने दो। इस बॉस मॉन्स्टर को तो 5 सेम लेवल के प्लेयर्स मिलकर भी शायद न हरा सकें, तो हमें जल्दी से शियो युआन को कवर करके यहाँ से भागना चाहिए। पर पीछे मुड़कर देखा तो लियू जिऊ बहुत दूर रूफ पर भाग चुका था। सॉरी तुम दोनों, हम लोग जीतने के लिए टीम में आए थे, ऐसे लाइफ और डेथ में साथ रहने के लिए नहीं। शियो युआन को लगा कि बात तो ठीक है, पर ये बहुत सेल्फिश है। जब कैट डेविल किन्हौरान को एक थप्पड़ से फिनिश करने वाला था तभी मैंने घर के अंदर से एक आवाज सुनी जो मेरी कैट जैसी लग रही थी। दरवाजा खोलने पर देखा कि वो सच में बाओ बाओ थी। बाओ बाओ ने मुझे देखकर नॉर्मल कैट का साइज ले लिया और मैं इस बार जिन्हें अपने साथ लाने के लिए हायर करके लाया था वो बाओ बाओ ही थी। किन्हौरान भाई बहन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि डिएंशन बॉस इस कमजोर बंदे की पेट कैट है। उसके बाद मैं किचन में बाओ बाओ का कुछ सामान लेने गया। भले ही सिचुएशन मेरी सोच से अलग थी, पर कम से कम जान बच गई। मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत से सीक्रेट्स हैं, इसलिए इन्हें जिंदा छोड़ना पड़ेगा। तभी मैंने डार्क फ्लो की तारीफ की कि उसने मुझे बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो, मेरे सबसे ट्रस्टेड पार्टनर हो। यहाँ आओ, तुम्हें एक लेजेंडरी स्ट्रॉन्ग पर्सन वाला हक देता हूँ। पर उसे क्या पता था कि डार्क फ्लो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आ चुका था। नेक्स्ट सेकंड डार्क फ्लो ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और दोनों के बीच से तेजी से चला दी। दोनों नीचे गिर पड़े और खून की फव्वारे छूटने लगे। जाए सर को मारने की हिम्मत करने वाले मरने के लायक ही हैं। किन्हौरान को समझ नहीं आया कि जो टीम में थोड़ी देर पहले साथ प्लान बना रहा था वो अब दुश्मन कैसे बन गया। डार्क फ्लो ने देखा कि वो अभी भी पूछ रहा है तो उसने 2 और वॉर करने का डिसाइड किया। तुम लोग नहीं जानते कि तुमने किस तरह के पर्सन को नाराज किया है। जब मैं बाओ बाओ को लेकर बाहर आया तब उसे समझ आया कि ये लोग जिस ट्रेजर के पीछे पड़े थे वो असल में मेरी पेट कैट थी और उसके मन में भी मुझे ही अपना मास्टर मानने का ख्याल था।
था, इसलिए उसने बाओ बाओ को झुककर विश किया कि आज से हम कलीग्स हैं। मैंने सोचा कि इस लड़की को बहुत ज्यादा सिचुएशनल इल्यूजन हो गया है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो किन हॉरन और लियू जू ग्राउंड पर पड़े थे और उनकी आंतें बाहर थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। डार्क फ्लो ने एक्सप्लेन किया कि उसने देखा कि वो दोनों बहुत बुरी तरह घायल हैं, इसलिए उनकी तड़प खत्म करना चाहती थी। किन हॉरन ने अचानक उठकर डांटा कि मेरी 2/3 हेल्थ बची थी, उसे गंभीर रूप से घायल होना नहीं कहते। डार्क फ्लो ने फिर कहा कि पर तुम लोगों की आंतें बाहर आ चुकी हैं, बहुत बुरा है, अब बचाने का कोई रास्ता नहीं है। शो युआन ने जल्दी से आगे आकर उन्हें हील करना चाहा, पर जो हेल्थ वो दे रही थी वो डैमेज होने की स्पीड से मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि डार्क फ्लो ने अटैक करने से पहले अपनी डैगर पर डेंजरस पॉइजन लगा दिया था। किन हॉरन ने सोचा कि मैं ह्यूमन का सेकंड रैंक वाला प्लेयर होकर टीममेट के हाथों मारा गया, लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। तभी मैंने अपनी मास्टर लेवल प्रोडक्शन स्किल से बनाया हुआ बैंडेज निकाला और कहा कि क्या मुझे एक बार ट्राई करने देना चाहिए। ग्राउंड पर पड़े दोनों पर्सन मेरे हाथ में बैंडेज देकर पूरी तरह शॉक हो गए। ये तो लाइटनिंग आइटम घोस्ट पैटर्न बैंडेज था जो 8 सेकंड में 36,500 हेल्थ रिकवर कर सकता था। और फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट एड स्किल्स सीखना सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्शन स्किल था। एक बैंडेज की हीलिंग पावर 5 सेम लेवल के हीलर की टोटल हीलिंग के बराबर थी, और इस तरह का घोस्ट पैटर्न बैंडेज तो 80 लेवल के टैंक को भी फुल हील कर सकता था। पर फर्स्ट स्टेज में क्लॉथ बहुत कम मिलते हैं, इसलिए किसी के पास फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट एड स्किल्स बढ़ाने के रिसोर्सेज नहीं थे, और मुझे लगता था कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए फर्स्ट एड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले फर्स्ट एड स्किल ही बढ़ाई थी। इतना कहकर मैं आगे बढ़ा और उन्हें बैंडेज देने लगा। किन हॉरन को तब समझ आया कि उनके पहले के थॉट्स कितने सिली थे। जो बंदा आसानी से 10 गोल्ड कॉइंस दे सकता है और डेंशन बॉस को पेट बना सकता है, जिसके पास मास्टर लेवल फर्स्ट एड स्किल हो, ऐसे पर्सन के सामने उनके गंदे इरादे कितने छोटे थे। डार्क फ्लो मुझे रोकना चाहती थी, पर उसने अपने मन में सोच लिया कि शायद मैं इन्हें ठीक करके फिर से मारना चाहता हूँ, जिससे उसकी अजीब फेटिश पूरी हो सके। किन हॉरन और दूसरा बंदा ग्राउंड पर कांप रहे थे। मैंने देखा कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे, तो मैंने बैंडेज उनके सामने कर दी। किन हॉरन ने कहा कि वो इस घोस्ट पैटर्न बैंडेज के लायक नहीं है, ऐसी सिली बातें मत करो, इस दुनिया में जान से बढ़कर क्या है। मेरे इन वर्ड्स ने उसे रुला दिया, पर अचानक उसे मेरा ट्रेड प्रैंक आ गया। मैं ये पैसे लेना नहीं चाहता था, पर तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने उन दोनों के पास जितने पैसे थे सब ले लिए। तुम लोग टेंशन मत लो, जब पैसे ले लिए तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सेकंड मैंने उन पर घोस्ट पैटर्न बैंडेज यूज कर दिया। उसे फील हुआ कि कोई मिस्टीरियस पावर उसे कवर कर रही है, और ये भी फील हुआ कि इस बैंडेज ने सिर्फ घाव ही नहीं भरे बल्कि उसकी गंदी और डिस्टर्ब सोल को भी हील कर दिया है, जिसकी कीमत उसके पास मौजूद सारे पैसे थे। अचानक उनका लेवल 5 बढ़ गया और क्लास लेवल भी एक स्टेप ऊपर चला गया। अब न सिर्फ उनके घाव ठीक हो गए थे बल्कि उनकी नई बॉडी और लेवल भी आ गया था। ये पक्का बैंडेज के रूप में कोई मॉडिफायर है। फिर उन तीनों ने एक साथ घुटने टेक दिए और पूरी तरह मेरे आगे झुक गए। मैंने उन्हें बताया कि उन पर जो पैसे खर्च हुए हैं उसका इंटरेस्ट 35% पर ईयर के हिसाब से देना होगा। डार्क फ्लो ने फिर से सोच लिया कि मैं लोन के जरिए उन्हें टॉर्चर करना चाहता हूँ। कितना गंदा और एक्साइटेड करने वाला तरीका है। फिर हम अपार्टमेंट से बाहर आए तो सिस्टम ने हमें डिएंशन क्लियर करने का मैसेज दिया, क्योंकि हम इस डिएंशन को क्लियर करने वाली दुनिया की पहली टीम थे। इसलिए सिस्टम ने वर्ल्ड चैनल पर इसकी अनाउंसमेंट कर दी। मैंने नोटिफिकेशन देखकर थोड़ा सरप्राइज होकर देखा और मुड़कर उनसे पूछा कि क्या हम जिस जगह गए थे वो डिएंशन था। किन हॉरन को समझ नहीं आया कि मैं क्या नाटक कर रहा हूँ, तो उसने हाँ कह दिया और ये भी कहा कि क्या आपने ही तो डिएंशन बॉस को सिर पर बिठाकर पेट नहीं बनाया है। ये अनाउंसमेंट ह्यूमन के स्ट्रेंगेस्ट वॉरियर रोलैंड तक भी पहुंच गई। उसने ध्यान से देखा तो उसमें मेरा नाम था। अब उसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेविल किंग ने खुद अपना ही डिएंशन कैसे क्लियर कर लिया। जब हम सेफ जोन में वापस आए तो बहुत से लोग देखने लगे, क्योंकि हम इस डिएंशन को क्लियर करने वाली पहली टीम थे। पर जल्दी ही प्लेयर रैंकिंग में सेकंड नंबर पर आने वाला किन हॉरन पहचान लिया गया। वो जो कई गेम्स में टॉपर रह चुका प्रोफेशनल प्लेयर था और WCG का 3 टाइम चैंपियन भी था। किन हॉरन ने कॉन्फिडेंटली डिएंशन में मिला टाइटल शो किया। तुम लोगों की आंखें अच्छी हैं, पर डिएंशन क्लियर करने का क्रेडिट मेरा नहीं है। इतना कहकर वो सबको मेरे बारे में बताने ही वाला था कि एक जोर की आवाज ने उसे रोक दिया। वो ऊपर से तो हमें डिएंशन क्लियर करने की बधाई देने आया था, पर मन में सोच रहा था कि बाल बाल बचे, वरना किन हॉरन मुंह से सब सच बोल देता। अगर डेविल किंग का पर्दाफाश सबके सामने हो जाता तो वहां मौजूद सब लोग मारे जाते। लगता है ह्यूमन की होप होने के नाते उसने एक बार फिर दुनिया बचा ली है। फिर उसने थोड़ा संभल कर अपना आने का रीजन बताया। आप सभी प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मैं NPC की तरफ से आपको हाईएस्ट ऑनर और विशेष देता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी छोटी सी विप निकाल ली। चारों वॉरियर्स मेरे साथ हैं, मैं आप सबको पर्सनली मेडल दूंगा। मैंने देखा कि रोलैंड सर सिर्फ उन चारों को ले जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस पैसे देकर उन्हें हायर किया था, इसलिए मैं बॉस हूँ तो शायद मुझे मेडल नहीं लेना चाहिए। रोलैंड उन्हें कॉर्नर की एक गली में ले गया और दीवार पर एक मुक्का मारा। इतनी बातें क्यों कर रहे हो, क्या मरने का मन है? डर के मारे किन हॉरन चुप हो गया। उसने सोचा कि ह्यूमन की हो की ऐसी पर्सनालिटी है। फिर रोलैंड ने उन्हें पूरी बात बताई और लास्ट में कहा कि मेरी आइडेंटिटी सिंपल नहीं है। क्या तुम जैसे NPC को भी उसका लेवल और क्लास नहीं दिखा? रोलैंड ने पक्का कहा कि दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसका कोई लेवल या क्लास है ही नहीं, वो कोई प्लेयर है ही नहीं। सब लोग सुनकर बहुत शॉक हो गए। अगर प्लेयर नहीं है तो क्या? डार्क फ्लो ने पीछे से धीरे से डेविल कहा और फिर सबने एक बार फिर डार्क फ्लो की तरफ देखा। इतनी पावर रखने वाला पर्सन पक्का हाई लेवल का डेविल ही होगा। रोलैंड को उम्मीद नहीं थी कि इस शांत लड़की के पास इतनी बुद्धिमत्ता होगी। तुमने सही गैस किया, पर वो ऑर्डिनरी डेविल से हजारों गुना ज्यादा डेंजरस है। उसकी असली आइडेंटिटी डेविल किंग है। वो पूरे डेविल रेस को कंट्रोल कर सकता है। डार्क फ्लो को छोड़कर बाकी तीनों लोग सुनकर बहुत शॉक हो गए। जब वो थोड़ा शांत हुए तो रोलैंड ने आगे कहा, उसने खुद को एक सिस्टम बग वाले नूब की तरह प्रिटेंड किया है। आज से हमें यही मानना होगा कि वो सिर्फ एक नूब है। किसी भी डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए हमें उसके साथ एक्टिंग करनी ही होगी। अगर हमने जबरदस्ती सच सामने लाने की कोशिश की तो दुनिया खत्म हो सकती है। अब तुम चारों रैंकिंग के टॉप 4 पोजीशंस पर हो और मेरी तरह ह्यूमन की होप हो। लास्ट में रोलैंड ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर टीम वर्क की रिक्वेस्ट की, ताकि फ्यूचर में सही टाइम आने पर मिलकर मुझे फिनिश किया जा सके। और जब वो रोलैंड के साथ एग्रीमेंट करके उसे विदा कर रहे थे तो लियू ज्यू ने पूछा कि क्या सच में हमें रोलैंड के साथ काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो तो बस उस NPC को बेवकूफ बना रहा था। एक प्रोफेशनल प्लेयर होने के नाते वो जानता था कि इस दुनिया में डेविल किंग को कोई नहीं हरा सका। डेंजर आने पर टीममेट्स को धोखा देने वाले तुम इस टाइम ये मत कहो कि जस्टिस के पार्टनर बनोगे। लियू ज्यू की नजर में जो जीत सकता है उसके लिए जस्टिस और एविल से कोई फर्क नहीं पड़ता। किन हॉरन ने फिर से बाकी 2 टीममेट्स से उनका ओपिनियन पूछा।
डार्क फ्लो तो पहले ही मेरे आगे झुक चुकी थी। उसने कहा कि अगर तुम लोग सच में मेरे मास्टर के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हारे साथ टीम में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हॉरत ने सोचा कि डार्क फ्लो जब पहले उसके साथ थी तो ऐसी नहीं थी। उसने लास्ट में वार्निंग दी कि अगर उसने दोबारा टीममेट्स पर अटैक किया तो वो काउंटर अटैक करेगा। और शो युआन कुछ बोलने ही वाली थी कि किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए प्लेयर रैंकिंग की नंबर 1 टीम ने अब डेविल किंग के फैक्शन को ज्वाइन कर लिया था। और जस्टिस अलायंस को भी पता चल गया था कि किसी टीम ने डिएंशन क्लियर कर लिया है। ह्यूमंस की इतनी तेजी से ग्रोथ देखकर लगता है कि डेविल किंग को हराना दूर नहीं है। फिर सबऑर्डिनेट ने जनरल को रिपोर्ट किया कि एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि रोलैंड सर वापस आ गए हैं। जनरल ने ये सुनकर सोचा कि रोलैंड ने सक्सेसफुली डेविल किंग को फिनिश कर दिया है और वो विक्ट्री के साथ लौट रहा है। बैड न्यूज ये है कि रोलैंड सर डेविल किंग को भी साथ ले आए हैं। जनरल को समझ नहीं आया कि डेविल किंग को साथ क्यों लाए हैं। क्या वो कोई खतरनाक गेम खेलना चाहता है? रोलैंड सर ने बताया कि डेविल किंग के जन्म के टाइम पर प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग फोर्ट्रेस में कोई बेबी नहीं था, बल्कि एक सच में पावरफुल कंप्लीट फॉर्म थी। इसके बारे में वो खुद ही बाकी हायर अप्स के साथ डिटेल में बात करेंगे। ह्यूमन की होप रोलैंड के लौटने पर सबका वेलकम किया गया। फिर सबऑर्डिनेट उसे कम्युनिकेशन रूम में ले गया जहां अलायंस के हायर अप्स उसका वेट कर रहे थे। सब उसके मुंह से डेविल किंग की करंट कंडीशन सुनना चाहते थे। रोलैंड ने उन्हें बताया कि वो हमारी सोच से भी हजारों गुना ज्यादा डेंजरस है। वो बुलेट स्टील को आसानी से लव शेप में मोड़ सकता है। क्या सिस्टम गॉड भी उसे रोक नहीं पा रहा है? पर वो बुलेट स्टील को सीधे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर रहा है? रोलैंड ने कहा कि उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग डेविल किंग खुद फोर्स कर रहा है कि हम उसे ह्यूमन सोसाइटी में रहने दें, क्योंकि जब भी वो सरेंडर जैसा रिएक्ट करता है डेविल किंग आगे कोई अटैक नहीं करता। और डेविल किंग के ऐसा करने का असली रीजन वो समझ चुका है। हायर अप्स ने सुनकर रोलैंड की बहुत तारीफ। ह्यूमन की होप कहलाने वाला बंदा सच में कमाल है। उसकी थिंकिंग भी इतनी ब्राइट है। उन्होंने कहा कि जल्दी से बताओ डेविल किंग का पर्पस क्या है? डेविल किंग का पर्पस ह्यूमन पॉलिटिकल सिस्टम और अलायंस के रिलेशन को तोड़ना है, जिससे बिना किसी मेहनत के पूरी ह्यूमन रेस को खत्म किया जा सके। ये सुनकर सब बहुत शॉक हो गए। सबको रोलैंड का ये एक्सप्लेनेशन बहुत लॉजिकल लगा और डेविल किंग ने आज से हमारी ह्यूमन की फर्स्ट टीम को भी करप्ट करना शुरू कर दिया है। गनीमत है कि वो टाइम पे पहुंच गया और उस टीम के साथ पार्टनरशिप कर ली। उसने एक बार फिर दुनिया को बचा लिया है। इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि डेविल किंग अपने पेरेंट्स के घर डिएंशन क्लियर करने क्यों गया था। वो सिर्फ अपनी पावर दिखाना चाहता था ताकि लोगों को बहका सके। अभी इस दुनिया में मॉन्स्टर्स 2 टाइप के हैं। एक वो जो डेमन किंग के जागने से फैली एविल पावर के असर से अर्थ के नॉर्मल एनिमल्स से म्यूटेट हुए हैं, और दूसरे वो जो हमारे एनपी सीजन के साथ एक ही जगह से आए डेमन रेस हैं। इनमें से सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को ही बॉस लेवल का टाइटल मिलता है। इस दुनिया की मेन स्टोरी यही है कि डेमन किंग उन्हें लीड करके दुनिया को खत्म करना चाहता है और फिर हीरो के लीड किए हुए ह्यूमन प्लेयर्स उन्हें हराते हैं। और कॉपी एक्चुअल में डेमन किंग की आर्मी का अर्थ पर बना बेस है। सब लोग रोलैंड की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गए। किसी ने नहीं सोचा था कि डेमन किंग अपने मकसद के लिए अपने घर की कॉपी को भी नहीं छोड़ेगा। तभी एक छोटे से कोने से एक अननोटिस्ड बंदे ने अपना आइडिया बताया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये डेमन किंग एक्चुअल में अपनी मेमोरी खो चुका है और उसे अपनी रियल आइडेंटिटी का पता ही नहीं है? इस एपोकैलिप्स के टाइम पर सेफ जोन की प्रॉपर्टी ही सबसे डिमांडिंग रिसोर्स है, इसलिए मैंने इक्विपमेंट्स बेचकर सिटी सेंटर में एक पूरी बिल्डिंग खरीद ली। कम से कम इससे बेसिक लाइफ तो सेट हो गई। सोचा कि मुझ जैसे बिना कॉम्बैट एबिलिटी वाले नूब को सर्वाइव करने के लिए और पैसे कमाने होंगे। फिर बैग खोला तो देखा कि बैग पूरा रोस्टेड चिकन, एग्स और घोस्ट बैंडेज से भरा पड़ा था। और डेमन लीडर के इक्विपमेंट्स बेचते टाइम जो एक अंडा बचा था वो भी नहीं बिका था। अब या तो दूसरों के लिए काम करके कमीशन कमाऊं या आइटम्स बेचूं या फिर बैग में बने हुए आइटम्स बेच दूं। थोड़ा सोचने के बाद मेरे माइंड में तुरंत आंसर आ गया। ऑब्वियसली सबसे पहले बेलियल का अंडा बेचूंगा ना। पहले उसके इक्विपमेंट्स बेचकर बहुत पैसे मिले थे। उसका अंडा तो उन चीजों से भी ज्यादा महंगा बिकेगा। लेकिन अचानक पैर फिसल गया और बेलियल का अंडा हाथ से छूट कर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसमें बहुत सारे पतले क्रैक्स आ गए। इसने तो मुझे डरा ही दिया। अगर क्रैक हो गया तो वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। तुरंत मैंने अपना बनाया हुआ लेवल 1 आइटम घोस्ट बैंडेज निकाला और उसे लपेट दिया। सोचा कल सुबह होते ही इसे बेचने ले जाऊंगा। अब बस ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना है, शावर लेना है और सो जाना है। मेरे शावर लेने जाने के बाद बाओ को फील हुआ कि उस अंडे में कुछ अजीब है और उस टाइम क्रैक्स पूरे अंडे पर फैल चुके थे। अगले ही सेकंड अंडा टूटा और बीच में से एक छोटा सा बंदा बाहर निकला। फिर उसने घोस्ट बैंडेज से अपनी बॉडी को कवर किया और वो कोई और नहीं बल्कि डेमन किंग के 7 किंग्स में से एक ग्रेट डेमन बेलियल था। पहले मुझे रिसीव करने आते टाइम रोलैंड ने उसे गलती से मार दिया था। अब वो घोस्ट बैंडेज के असर से अंडे में से टाइम से पहले ही रिबॉर्न हो गया। अचानक उसे पीछे से गर्म हवा फील हुई। पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा क्रिएचर काफी देर से उसे घूर रहा था। उसने सोचा क्या रिबॉर्न होते ही फिर से मारा जाऊंगा, लेकिन ध्यान से देखा तो वो बाओ था। फिर उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? बेलियल ने रिप्लाई दिया कि उसने उसे ड्रीम में देखा था। काफी लंबे टाइम से मैं सोते हुए एक ड्रीम देख रहा था। ड्रीम में एक पावर ने मुझे फ्यूचर दिखाया कि 2 वर्ल्ड्स के मर्ज होने के बाद डेमन किंग अपनी आर्मी के साथ इंसानों को तबाह कर देगा। उस ड्रीम में तुम डेमन किंग के सबसे क्लोज क्रिएचर थे और सारे बीस्ट्स को कमांड करने वाले ग्रेट डेमन जेम्स सुपर फेयर्स लेपर्ड थे। बाओ को सुनने में मजा आ रहा था। बोला आगे बताओ। ड्रीम में उस पावर ने मुझे डेमन किंग के बर्थ का फ्यूचर भी दिखाया था। सोकर उठने के बाद से मैं उनके वेलकम का वेट कर रहा था। इंसानों की दुनिया में स्काई सिटी और रोलैंड के अटैक से बचता रहा। चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आई मैंने गिव अप नहीं किया, पर सोचा नहीं था कि डेमन किंग के बर्थ प्लेस पर फिर से रोलैंड ने एम्बुश कर दिया। ये कहते हुए उसने बाओ से कहा कि जल्दी मुझे डेमन किंग को बचाने ले चलो। बाओ ने बस उससे कहा कि अब उसकी जरूरत नहीं है। डेमन किंग कोई स्टार्टर लेवल या बेबी स्टेज में नहीं है। उन्हें हमारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी वो अपने फॉल डेमन किंग फॉर्म में है और अभी उनका लेवल कम से कम 4 डिजिट में है। एग्जैक्ट कितना है मुझे भी नहीं पता। देखने में सब मेस लगता है। बेलियल ने फिर बाओ से उसका करंट लेवल पूछा। डेमन किंग ने मेरे साथ लिंक सेट किया है तो मेरे लिए लेवल का हाई या लो होना बेमतलब है। इसका मतलब तुम डायरेक्टली डेमन किंग की पावर यूज कर सकते हो। डेमन किंग जब मुझे मिले थे तब सिर्फ 35 लेवल के थे, लेकिन हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं, उनका मुझे इंपॉर्टेंस देना तो बनता ही है। बेलियल ने यह सुनकर डिसाइड किया कि वो आगे से बहुत हार्ड वर्क करेगा ताकि एक दिन वो भी डेमन किंग के साथ डीप लिंक सेट कर सके। फिर बाओ ने उसे एक और इंपॉर्टेंट बात बताई कि डेमन किंग अभी इंसानों के बीच अंडरकवर एजेंट बने हुए हैं। बेलियल ने सोचा डेमन किंग पक्का इंसानों के पॉलिटिकल सिस्टम और अलायंस को खत्म करना चाहते हैं ताकि बिना किसी मेहनत के इंसानों को हरा सकें। सच में हमारे डेमन किंग कमाल है। पूरी दुनिया को एक झटके में उड़ा देने वाली पावर होने के बावजूद वो धीरे धीरे इस सबको एंजॉय करना पसंद करते हैं। बाओ ने उसे रिमाइंडर दिया कि अभी हमें उनके साथ मैच करके एक यूजलेस नूब बनने का नाटक करना है। रोल
प्ले की बात सुनकर बेलियल और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। जब डेमन किंग ने स्पेशली तुम्हारे अंडे को इंसानों से बचाया है तो पक्का उनका कोई बड़ा प्लान होगा। तभी मुझे लगा कि लिविंग रूम में कोई बात कर रहा है, तो मैंने बॉडी पहुंचकर बाहर आकर देखा, टेबल पर बाओ के पास एक छोटा सा डॉल खड़ा था। मास्टर आप वापस आ गए, और जब मुझे पता चला कि वो वाइल्ड बॉस के अंडे से हैच हुआ है तो पहले मेरा प्लान उसे बेचकर पैसे कमाने का था। जब उसे पता चला कि नीच इंसानों की गुलामी के लिए उसे बेचा जा रहा है तो उसने सोचा कि डेमन किंग के लिए जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, इससे मेरी सोल और ज्यादा रिस्पेक्टेड हो जाएगी। पर फिर सोचा कि इतनी मुश्किल से डेमन किंग के पास आया हूँ, अगर अभी बिक गया तो डेमन किंग को प्रोटेक्ट कैसे करूंगा। इसलिए उसने कहा कि उसके पास पैसे कमाने का दूसरा तरीका है। मैंने उससे पूरी बात बताने को कहा। अगले ही मोमेंट उसकी बॉडी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसे तेज गोल्डन लाइट निकलने लगी। उसी टाइम खिड़की के बाहर मेरा ऑर्डर किया हुआ फूड डिलीवरी वाला भी पहुंच गया और बेलियल अपनी नॉर्मल साइज में वापस आकर मेरे ऊपर बैठा था। ये सीन खिड़की के बाहर से डिलीवरी वाले ने देख लिया, फिर मुझे डिलीवरी वाले की तरफ से थम्स अप मिला। उसके बाद वो फूड रखकर जल्दी से चला गया। मुझे भी ऐसे एनपीसीज को एक्सप्लेन करने का मन नहीं था, तो मैंने बेलियल से पैसे कमाने का वो आइडिया पूछा। उससे पता चला कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है। बोला अभी लाइव डेमो दिखाता हूँ। उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली और उसके सिर पर फिर से 2 चिकन फेट उगाए। फिर उसने बेड पर घुटनों के बल बैठकर मुझे वो चिकन फेट ऑफर की और बोला कि इन्हें बेचकर पैसे कमा लो और उसे चिकन फेट हर दिन नए उगाते हैं। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उसे मत बेचो। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठाया और दिल पर हाथ रखकर कहा, अगले मैं तुम्हें बेचने का सोच भी कैसे सकता हूँ। उसके बाद से मैंने बेलियल को अपना दूसरा पेट बना लिया। भले ही उसे रोज 3 रोस्टेड चिकन खाने पड़ते हैं, पर मिनी फॉर्म में उसे सिर्फ 3 बिस्कुट चाहिए होते हैं। इसलिए फीड काटने के टाइम को छोड़कर उसे हमेशा मिनी फॉर्म में ही रखूंगा। बेलियल ने फिर मुझसे पूछा कि आगे का प्लान क्या है। बाओ बाओ का दिल धक से रह गया। ऐसे डायरेक्टली पूछने से तो डेमन किंग का कवर उड़ जाएगा ना। भी शांत रहकर सिचुएशन देखनी है, पर साथ ही काफी वेल्थ जमा करनी है ताकि फ्यूचर में जब कॉपी में जाए तो दूसरी टीम्स को हायर करके खुद आराम से कैरी हो सके। पहले सोचा था कि अपनी मैक्स लेवल क्राफ्टिंग स्किल से इक्विपमेंट्स बेचकर पैसे कमाऊंगा, पर अभी स्टार्ट में लोग इतने महंगे आइटम्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बेलियल तुम अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। डेमन किंग से इतनी इंपॉर्टेंस पाकर उसका दिल खुशी से भर गया, पर मेरी नजर में उसके रोज उगने वाले नए हॉर्न्स ही इनकम का परमानेंट सोर्स थे। अगली सुबह मैंने बेलियल के नए हॉर्न्स काटे और बेचने चला गया। वो छोटी सी बालकनी में खड़ा होकर मेरी बैक देखता रहा और सोचा कि डेमन किंग की हेल्प करके कितना अच्छा लग रहा है। उसी टाइम सेफ जोन के सेंटर में बुल्ड गैंग से तेज लाइट निकलने लगी। ये अर्थ पर एक और हाई लेवल एनपीसी के आने का साइन था। वो रोलैंड के बाद अर्थ पर आने वाला दूसरा हाई लेवल एनपीसी था, मेक्सिको चर्च का विशा पुच्ची। रोलैंड अपनी मास प्रोड्यूस्ड एनपीसीज की टीम के साथ वेलकम करने पहुंचा। पुच्ची के आने से इंसानों का काउंटर अटैक शुरू हो सकता था। अब बस बाकी हाई लेवल एनपीसीज के आने का वेट था। फिर डेमन किंग को हराना पका था। पुच्ची ने उन्हें देखा और एक डिसमिसिव स्माइल दी। उसे लगा कि रोलैंड फालतू में बात को बढ़ा रहा है। रोलैंड का चेहरा उतर गया और उसने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है। पुच्ची को लगा कि प्रेडिक्शन में कहा गया था कि डेमन किंग बर्थ के टाइम बेबी स्टेज में होगा। एक बेबी की कॉम्बैट पावर कितनी ही होगी, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें पहले अर्थ पर जाकर एसासिनेशन करने दिया था। डेमन किंग का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना बस तुम्हारी फेलियर का एक बहाना है। और उसने मुंह पर कह दिया कि रोलैंड इंसानों की उम्मीद का टाइटल डिजर्व नहीं करता। तभी एक एनपीसी जल्दी जल्दी भागता हुआ आया और रिपोर्ट दी कि सेफ जोन के साउथ में एक 89 लेवल का मॉन्स्टर आया है। वो खुद को ड्रैगन रेस कहता है, पर एक्चुअल में लिजार्ड से म्यूटेट हुआ ए टाइप है। उसने 8 बेस तबाह कर दिए हैं और 4000 से ज्यादा प्लेयर्स मारे गए हैं। 89 एनपीसी भी शहीद हो चुके हैं। अब रोलैंड से हेल्प की रिक्वेस्ट है। रोलैंड को पता चलते ही वो तुरंत निकलने लगा। जाते जाते उसने पुच्ची को वार्निंग दी कि डेमन किंग सोच से हजारों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाने से ठीक पहले उसने डेमन किंग पर नजर रखने का टास्क 007 नंबर के एनपीसी को दिया। उस मास प्रोड्यूस्ड एनपीसी ने सोचा भी नहीं था कि उसे इतना बड़ा टास्क मिलेगा। उसने पूछा कि क्या मुझे डेमन किंग का पीछा करना है। बेवकूफ, डेमन किंग की पावर इतनी ज्यादा है कि पीछा करेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। 007 सीधे जाकर डेमन किंग से पूछ ले, पर डायरेक्टली पूछेगा तो वो बताएगा थोड़े ही। रोलैंड ने एक रेड गिफ्ट बॉक्स निकाला और उसे साथ ले जाने को कहा। 007 ने बॉक्स हाथ में लिया और सोचा क्या यही इंसानों की फेमस गिफ्ट गिविंग है। रोलैंड ने यह भी बताया कि इसमें उसकी फैमिली की ट्रेजर सेंट माया ड्रैगन क्लॉ है और उसने अपने फादर की परमिशन ले ली है। 007 ने नहीं सोचा था कि इतनी वैल्यूएबल चीज किसी को गिफ्ट में दी जाएगी, वो भी इंसानों की उम्मीद कहे जाने वाले रोलैंड की तरफ से। ये तो बहुत ज्यादा हम्बल होना हो गया। लास्ट में 007 को बोला कि ध्यान रखना कि डेमन किंग मेरी एब्सेंस में लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाए। पर उनकी ये सारी बातें बालकनी से पुच्ची ने सुन ली थी। दिल में अफसोस हुआ कि इंसानों की उम्मीद भी किसी कॉमिक्स के कैरेक्टर की तरह मजाकिया बन गया है। रोलैंड के कार से जाने के बाद 007 ने मन में डिसाइड किया कि टास्क पूरा करके रहेगा। जैसे ही वो साइकिल पर बैठकर जाने लगा, अचानक एक आवाज ने उसे रोका। ऊपर देखा तो विशा पुच्ची ही उसे बुला रहा था। पुच्ची नीचे आया और बोला कि वो भी साथ चलेगा। वो खुद देखना चाहता है कि ये सो कॉल्ड अनबीटेबल डेमन किंग कितना पावरफुल है। फिर दोनों मेरे घर के दरवाजे पर पहुंचे। पुच्ची को पहले लगा कि इस बिल्डिंग में कोई फ्लैट लेकर डेमन किंग को रखा गया होगा। फिर उसने बिल्डिंग के आसपास का गार्डन देखा। ये ग्रीन बेल्ट भी काफी बड़ी है ताकि सेफ जोन के बाकी लोगों को कोई खतरा ना हो। मानना पड़ेगा इस मामले में तुम्हारा अरेंजमेंट सही है। 007 ने उसे बताया कि ये पूरी बिल्डिंग डेमन किंग ने खरीद ली है और हाँ, विशा पुच्ची जिस गार्डन की तरफ उंगली कर रहे थे वो भी उसी का है। पुच्ची ये सुनकर इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली होने की नौबत आ गई। एक लेजेंडरी इक्विपमेंट दुकान पर बेचकर 680 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, तो क्या इतने में सेफ जोन के सेंटर में ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टी मिल सकती है? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। 007 ने उसे समझाया कि बेलियल गेम के फाइनल कॉपी का सेकंड लास्ट बॉस है। उसके ड्रॉप किए हुए इक्विपमेंट्स नॉर्मली स्टार्टिंग में प्लेयर्स को नहीं मिल सकते। जब प्लेयर्स उसे मार पाएंगे तब उसके दिए 680 गोल्ड कॉइन्स की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। स्टार्टिंग में जो लग्जरी हाउस 1000 गोल्ड से कम में मिलता है, लेट गेम में उसकी प्राइस कम से कम 75.6 बिलियन से ज्यादा हो जाती है। पुच्ची को अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइप का डेमन किंग इंसानों के एरिया में आकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा या फ्यूचर में अपनी आर्मी के लिए फंड्स रेजम कर रहा है। सोचा नहीं था कि डेमन किंग का माइंड इतना बिजनेस ओरिएंटेड होगा। फिर उसने 007 से कहा कि डेमन किंग को बोलो बाहर आकर मेरा वेलकम करे। 007 ने पुच्ची से कहा कि दूर से देखते रहो, कोई डेंजरस एक्शन मत लेना। एक मामूली मास प्रोड्यूस्ड एनपीसी मुझे ऑर्डर दे रहा है। स्काई सिटी वापस जाकर मैं रोलैंड के डेमन किंग को बढ़ावा देने की रिपोर्ट सीनियर को दूंगा। जैसे ही वो मुड़ा, देखा कि 007 वहां से गायब हो चुका था। फिर देखा कि 007 अपनी फैमिली का ट्रेजर सेंट माया ड्रैगन क्लॉ डेमन किंग को नहीं
बल्कि उसके एक छोटे से पेट को इंप्रेस करने के लिए दे रहा था। 007 ने गिफ्ट बॉक्स निकाला और बोला कि ये रोलैंड सर ने आपके लिए भेजा है। बाओ बाओ को एक पल के लिए याद नहीं आया कि रोलैंड कौन है। पुच्ची ने सोचा रोलैंड का दिमाग पक्का खराब हो गया है, जो अपनी फैमिली का इतना बड़ा ट्रेजर इस खाने, सोने और अपनी पूंछ चाटने वाले क्रिएचर को दे रहा है। बाओ बाओ ने सोचा कि मास्टर के इंसानों में मिक्स होने के प्लान में हेल्प करने के लिए थोड़ी बात कर ही लेता हूँ। बोला वही बंदा ना जो कमजोरों पर रौब झाड़ता है और अपने अंडर काम करने वालों पर टॉर्चर करता है। बाओ बाओ ने उस टाइम रोलैंड को ही वो समझ लिया था। 007 ने थोड़ा सोचा और बोला हाँ हाँ वही है, और फिर सेंट माया ड्रैगन क्लॉ ऑफर कर दिया। बाओ बाओ ने उसे लिया और एक लकड़ी की स्टिक लगाकर बैक स्क्रैचर की तरह यूज करने लगा। 007 ने सोचा कि जो लेजेंडरी आइटम को बैक स्क्रैचर की तरह यूज करे वो कितना पावरफुल होगा। पास खड़ा पुच्ची अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस बेवकूफ छोटे क्रिएचर को सबका नहीं सिखाया तो ये खुद को बहुत बड़ा समझेगा। पर जैसे ही वो अटैक करने लगा, बाओ बाओ ने कहा कि जो भी बात है थोड़ी देर बात करना। 007 बस पूछने ही वाला था कि डेमन किंग का हाल फिलहाल दुनिया खत्म करने का कोई प्लान है क्या। बाओ बाओ ने उन्हें रोकर कहा कि उसे अभी थोड़ा काम है। पुच्ची ने आसमान की तरफ देखा तो एक चीज शहर की तरफ उड़ती हुई आ रही थी। ध्यान से देखा तो वो वही पुराना मॉन्स्टर था। ये मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया? रोलैंड तो इसे रोकने गया था ना, वो कहाँ है? बस कुछ मिनट पहले ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था, रोलैंड जमीन पर पीछा कर रहा था। ड्रैगन उड़ता गया, रोलैंड पीछा करता गया। पास पहुंचते ही रोलैंड कार से कूदा और स्वॉर्ड निकालकर ड्रैगन पर अटैक किया। ड्रैगन ने नोटिस करके अपनी पूंछ से काउंटर अटैक किया। भले ही रोलैंड ने वो अटैक ब्लॉक कर लिया, पर उसकी पावरफुल इंपैक्ट से वो वापस जमीन पर आ गिरा। लेकिन वो तुरंत उठकर फिर पीछा करने लगा, पर तब तक ड्रैगन काफी दूर उड़ चुका था। ड्रैगन उड़ते उड़ते सीधे न्यूबीज के सेफ जोन के ऊपर पहुंच गया। उसने कहा कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, बस कमजोरों को परेशान करना पसंद है। 007 ने ड्रैगन को जमीन के पास आते देखा तो पुच्ची से पूछा कि अब क्या करें। पुच्ची ने कहा टेंशन मत लो, ये सेफ जोन है, यहाँ बुल्ट गैंग का सिस्टम प्रोटेक्शन है। पर जैसे ही मुड़कर देखा, बुल्ट गैंग तो पहले ही मरोड़कर हार्ट शेप में बदला हुआ था। विश्वा पुच्ची, आप लेट आए हैं, शायद आपको नहीं पता, कॉमिक्स के 3rd चैप्टर में रोलैंड सर ने डेमन किंग पर बुल्ट गैंग की सिस्टम पेनल्टी यूज करने की कोशिश की थी। उसी की वजह से ये ऐसा हो गया है। अब बिना सिस्टम पावर के प्रोटेक्शन के सेफ जोन के लो लेवल प्लेयर्स सब मारे जाएंगे। अगले ही सेकंड ड्रैगन ने जमीन पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया। उसी टाइम बाओ बाओ की आंखें भी आसमान की तरफ देखते हुए शाइन करने लगी। उसने सिर उठाकर ड्रैगन पर एक नॉर्मल लाइट बीम फायर कर दी, पर उसी नॉर्मल बीम ने ड्रैगन को सीधे राख में बदल दिया। पीछा कर रहे रोलैंड ने जब ये देखा तो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाया। 007 और पुच्ची ने जब देखा कि बाओ बाओ ने एक ही अटैक में 84 लेवल के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया तो उनके होश उड़ गए। ये सब करने के बाद बाओ बाओ फिर से बैठ गया और बोला कि अपनी बात कंटिन्यू करो, अभी तुम क्या पूछ रहे थे? 007 अभी तक उस शॉक से बाहर नहीं आ पाया था। पुच्ची खुश था कि उसका अटैक बाहर नहीं निकला। मन में सोचा कि गॉड अभी भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसने तुरंत अपनी फैमिली का पुश्तैनी क्रॉस बाओ बाओ को दे दिया, साथ ही अपने होम टाउन के घर के पेपर्स और अपना रिटायरमेंट अकाउंट भी हस्तर कर दिया। फिर 007 को इशारा किया कि जो पूछना है जल्दी पूछो। बाओ बाओ ने उनकी ईमानदारी देखकर कहा कि जो पूछना है पूछो, हम बस ये पूछना चाहते थे कि क्या आपका नियर फ्यूचर में सेफ जोन में तबाही मचाने या दुनिया खत्म करने का कोई प्लान है, ताकि हम पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें। पुच्ची ने नहीं सोचा था कि 007 इतना डायरेक्टली पूछ लेगा, और ये भी नहीं सोचा था कि बाओ बाओ कहेगा कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, डेमन किंग अभी बस थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। पूछ लिया सब? 007 ने कहा हाँ तो अब जाओ। 007 ने कहा ओके। पुच्ची बिलीव नहीं कर पा रहा था कि रोलैंड की फैमिली का ट्रेजर, उसका अपना क्रॉस, स्काई सिटी का घर और फ्यूचर की पूरी सेविंग्स देने के बाद बस एक यही सवाल पूछा। दूसरी तरफ 007 अपना टास्क पूरी तरह कंप्लीट करके बहुत सेटिस्फाइड था। कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि दुनिया आज खत्म नहीं होगी। शाम को मैं बेलियल के हॉर्न्स बेचकर मिले गोल्ड कॉइन्स लेकर घर लौटा। देखा बाओ बाओ अकेले दरवाजे पर बैठा है, तो मैंने उस बेवकूफ कैट को घर चलने को कहा। घर के अंदर आने के बाद बाओ बाओ ने फिर से अपने लिटर बॉक्स में पॉटी नहीं की और मैंने उसे मुड़कर देख लिया। तुम्हें कितनी बार कहा है कि पॉटी बॉक्स के अंदर किया करो। अगले ही सेकंड मैंने उसकी पूंछ पकड़ी और उसे बाहर फेंक दिया। दरवाजा बंद करके उसे आज रात बाहर ही सोने को कह दिया। मैं जैसे ही दरवाजा बंद करके अंदर आया, बेलियल मुझे सर्व करने के लिए आगे आ गया। आगे का सीन मुझे पता है आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, तो वो पार्ट कट कर दिया है। एक रात बीतने के बाद बाओ बाओ के आंसू सूख चुके थे। मैं सोकर उठा तो देखा बेलियल अभी भी सो रहा है। अचानक लगा कि ऐसे देखने में तो ये काफी क्यूट है। फिर तकिए के नीचे कुछ दिखा, निकाल कर देखा तो वो एक डायरी थी। सोचा इस गेम के छोटे पेट्स भी डायरी लिखते हैं क्या। डायरी के स्टार्टिंग में डेमन किंग के लिए बहुत सारा प्यार लिखा था। लगता है वो सच में उस डेमन किंग को बहुत पसंद करता है। आगे पेज पलटा तो रोलैंड के साथ उसकी फाइट का डिस्क्रिप्शन था और वो बहुत ही वायलेंट और ब्लड शेड से भरा था। देखकर मेरी बैक में सेहरन होने लगी। जब मैंने एक और पेज पलटा तो मुझे एक बहुत ही भयानक फोटो दिखी। मैं डर के मारे जल्दी से डायरी वापस रख दी। भूल ही गया था कि वो एक डेंजरस डेमन है। मेरे जाने के बाद बेलियल ने सोने का नाटक बंद कर दिया। उसने जानबूझकर डायरी ऐसे रखी थी ताकि डेमन किंग उसे देख सके। अपनी न बता पाने वाली फीलिंग्स डायरी के जरिए पहुंचाना चाहता था, पर रिजल्ट ये हुआ कि उसी रात मैंने उसे बाहर सोने के लिए फेंक दिया और बाओ बाओ को वापस बेड पर ले आया। अब मुझे बाओ बाओ ही सबसे सही लग रहा था। बेलियल अकेला बाहर बैठकर सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। इधर इंसानों की सबसे टॉप टीम रूफटॉप पर अपनी टीम के इशू डिस्कस कर रही थी। समर सर ने ना सिर्फ हमारी चोट ही की, बल्कि हमारे लेवल, स्टैट्स और क्लास को भी अपग्रेड कर दिया। ये तो पूरी तरह से हैक्स यूज करने जैसा है, यानी हमें डेमन किंग का चमचा बनना पड़ेगा। हम सही साइड चुन रहे हैं, समझ गए? यानी डेमन किंग के चमचे बनना है। तभी छोटी लड़की बोली, सब ऊपर देखो, आसमान में कुछ उड़ता हुआ आ रहा है। दूर होने की वजह से साफ नहीं दिख रहा था कि क्या है। लू नाई ने अपनी क्लास सेल गनर्स आई यूसी देखा कि एक बहुत छोटा सा डेमन है, पर उसका लेवल बहुत हाई है। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला बंदा डेमन रेस के 7 किंग्स में से एक 101 लेवल का बॉस डेमन बेबीलोन था। उसके अंडर काम करने वाले डेमन किंग को नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए इस बार वो खुद आया था। जब डेमन किंग का गायब होना रोलैंड से जुड़ा है, तो इस बार वो रोलैंड को पकड़कर सच उगलवाने आया था। लू नाई ने देखा कि बेबीलोन का टारगेट सेफ जोन है, लगता है वो डेमन किंग को ढूंढने आया है। केन हावरान ने सोचा जब हमने डेमन किंग की साइड चुन ही ली है तो बेबीलोन हमारा कुलीग हुआ, तो उसने तुरंत रिलेशन अच्छे करने के लिए बेबीलोन को ग्रीटिंग देने का सोचा। रास्ते में आ रहे बेबीलोन ने देखा कि आगे कुछ लोग हैं। ध्यान से देखा तो 4 ह्यूमन प्लेयर्स थे। उसने सोचा पक्का इन्हें पहले से न्यूज मिल गई थी और इन्होंने फिर से एम्बुश लगाया है, पर जब उसने उनके लेवल्स देखे तो वो कंफ्यूज हो गया। गेम स्टार्ट हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए
और कुछ लोग 24 लेवल पे पहुंच गए। ऐसे टैलेंटेड लोगों को स्टार्टिंग में ही खत्म करना पड़े। उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और सीधे कन हौरान की तरफ फ्लाइंग किक मारी। कन हौरान ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो फ्रेंडली तरीके से विश किया और पूछने ही वाला था कि क्या तुम डेमन किंग को ढूंढ रहे हो, पर बात पूरी होने से पहले ही उसके पेट पर एक पावरफुल किक पड़ी। उस इंपैक्ट से कन हौरान दूसरी बिल्डिंग में जा गिरा। बेबीलोन के लैंड होते ही लूनाई एक्सप्लेन करने ही वाला था, पर अगले ही सेकंड वो उसके सामने आ गया। बिना बोलने का मौका दिए उसके पेट पर भी किक मार दी, वो भी हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर जा गिरा। छोटी लड़की ने ये देखकर तुरंत लूनाई पर हीलिंग स्पेल यूज किया, पर बेबीलोन ने उसे ऐसा करने का चांस नहीं दिया। जैसे ही वो उसे एक ही मूव में खत्म करने वाला था, एक शैडो ने आकर उस अटैक को ब्लॉक कर लिया। बेबीलोन को समझ नहीं आया कि कौन सी चीज उसके अटैक को रोक सकती है। ध्यान से देखा तो वो एसासिन एनलियू था। एनलियू ने उससे कहा कि पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनो। बेबीलोन सोचने लगा कि क्या एसासिन शील्ड यूज कर सकता है, और शील्ड यूज करके भी वो अटैक डायरेक्टली ब्लॉक नहीं कर सकता। एनलियू ने बेबीलोन को बताया कि ये सिर्फ रोस्टेड चिकन नहीं है, तो ये क्या है? ये समर सर की ब्लेसिंग है, ये समर सर का प्रूफ है। वो ये कहते हुए मेरे दिए रोस्टेड चिकन से बेबीलोन पर लगातार अटैक करने लगा, फिर कुछ मीटर पीछे हटकर पावर चार्ज करने लगा और आगे की तरफ स्पीड में कट मारा। बेबीलोन ने सिचुएशन खराब देखी तो एक सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स पीछे हट गए। एनलियू ने हाथ में रोस्टेड चिकन उठाया और इस सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को स्वॉर्ड ऑफ प्रॉमिस्ड विक्ट्री का नाम दिया। उस अटैक के गिरते ही जमीन पर खतरनाक कट पड़ गया। एक नॉर्मल सा दिखने वाला रोस्टेड चिकन 101 लेवल के ग्रेट डेमन को पीछे धकेल सकता था। समर सर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मैं इस डेंजर में आऊंगा, इसलिए मुझे ऐसा ट्रेजर दिया। लेकिन हौरान ये सब देखकर एकदम स्पीचलेस हो गया। इतने लंबे डायलॉग्स बोलने के बजाय बात साफ साफ कह दो ना कि हम भी डेमन किंग की साइड से हैं। बस यही एक लाइन बोलनी थी ना। बेबीलोन भी अपनी लापरवाही की वजह से थोड़ा इंजर्ड हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि 30 लेवल से कम के प्लेयर के पास ऐसी पावर होगी। क्या इन्होंने हैक्स यूज किए हैं? नहीं। जब तक मैं डेमन किंग को ढूंढ नहीं लेता यहाँ हार नहीं मान सकता। ये सोचते ही उसने अपनी पूरी पावर रिलीज कर दी और सीधे बॉस के सेकंड स्टेज में एंटर कर गया। उसकी रीजन एबिलिटी 99% खत्म हो गई, सारे स्टैट्स 120% बढ़ गए और पूरी बॉडी आर्मर से कवर हो गई। इसे रेज मोड में नहीं जाने दे सके, वरना बातचीत पॉसिबल नहीं होगी। हौरान तुरंत बेबीलोन के सामने आया और जोर से बोला कि मुझे पता है डेमन किंग कहाँ है। जब मैं अपने पेट बाव बाव की मसाज कर रहा था तो खिड़की के बाहर ट्रांसफॉर्म हुए बेबीलोन को देखा। उसकी बैग देखकर लगा कि ये कहीं देखा देखा सा है। बाओ ने कहा कि शायद किसी कार्टून में देखा होगा। बेबीलोन को नहीं पता था कि इंसानों की पहली टीम पहले ही डेमन किंग की साइड जा चुकी है। लीडर कन हौरान ने छोटी लड़की से कहा कि उसे एक्सप्लेन करे। डेमन किंग सेफ जोन में ही है और एक यूजलेस नूब का नाटक कर रहे हैं। हमें उन्होंने अपने पेट कैट को लेने के लिए हायर किया था। रास्ते में हम सीरियसली इंजर्ड हो गए तो डेमन किंग ने हमें ब्लेसिंग दी। फिर छोटी लड़की ने बताया कि कैसे मैंने घोस्ट बैंडेज से उनका ट्रीटमेंट किया था और बाद में उस बैंडेज ने उनका लेवल भी बढ़ा दिया। उसके बाद से उन्होंने मेरी पावर के आगे सरेंडर करने का डिसीजन लिया। बेबीलोन ये सब सुनकर एकदम शांत हो गया। तुम लोग हैक्स तो यूज कर ही रहे हो, अब मुझसे झूठ भी बोल रहे हो, कम से कम कोई लॉजिकल स्टोरी तो बनाते। ये कहकर वो अपनी पंच से उन्हें खत्म करने ही वाला था। तभी कन हौरान ने जल्दी से एक फोटो निकाली और बोला कि मेरे पास प्रूफ है। एक्सप्लेन किया कि फोटो में जो बंदा है वही डेमन किंग है। बेबीलोन ने बेलियल का बनाया हुआ डेमन किंग का स्केच निकाला और मैच किया। देखा कि फोटो और स्केच बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, तो वो और गुस्से में आ गया और सीधे बॉस के थर्ड स्टेज में एंटर कर गया। उसकी बॉडी साइजेस 1500% बढ़ गई, अटैक रेंज 2000% बढ़ गई और वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठा। कमबख्त इंसानों, हैक्स यूज करके मुझ पर एम्बुश करते हो, मैं इस 100 मील के एरिया को जमीन में मिला दूंगा। कन हौरान ने देखा कि बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो अनलियू को आगे जाकर ब्लॉक करने को कहा। पर जो रोस्टेड चिकन मैंने दिया था वो वन टाइम यूज था और अब वो खत्म हो रहा था। उसी टाइम लूनाई का टीम छोड़ने का नोटिफिकेशन भी आ गया। जैसे ही बेबीलोन का अटैक गिरने वाला था, अचानक एक लेजर बीम आई और उसने उस अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया। सबने हैरान होकर ऊपर देखा जहां से लेजर आई थी। देखा कि मेरा पेट कैट बेलियल के ऊपर बैठकर आ रहा था। बाओ बेबीलोन के पास आया और बोला कि फ्रेंडली फायर बंद करो, यहाँ इतना बड़ा सीन बनाकर क्या तुम डेमन किंग का प्लान खराब करना चाहते हो? पर बेबीलोन ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वो रेज मोड में उस पर लगातार अटैक करने लगा। बाओ को डॉज करते हुए एक्सप्लेन करना पड़ा। डेमन किंग अभी इंसानों के बीच अंडरकवर हैं और एक बड़े प्लान की तैयारी कर रहे हैं। तुम अभी रुक जाओ तो तुम्हें डेमन किंग से मिलने ले चलूंगा। पर बेबीलोन को सिर्फ एक म्याऊ म्याऊ करती हुई कैट दिख रही थी। अब बाओ का पेशेंस खत्म होने लगा था। उसने अपने शार्प क्लॉज बाहर निकाले और अगले ही सेकंड अपने नंगे हाथों से बेबीलोन की लेजर पकड़ ली और उस लेजर को वापस उसी की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया। उससे हुए ब्लास्ट ने हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के एरिया को कवर कर लिया। उसकी शॉक वेव सेफ जोन के सेंटर तक पहुंची, पर मुझे बस एक ठंडी हवा का झोंका फील हुआ। बेलियल के हॉर्न्स बेचकर मिले 12 गोल्ड कॉइन्स हाथ में लिए मैं काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा था। आज का दिन भी कितना पीसफुल है ना। उधर बेबीलोन उस अटैक से अपनी कॉम्बैट एबिलिटी खो चुका था। बेलियल और बाओ उस गड्ढे में नीचे उतरे और उससे पूछा कि अब क्या तुम ध्यान से बात सुन सकते हो? बस थोड़ी सी हेल्थ बचे। बेबीलोन ने कहा कि मुझे कैट लैंग्वेज समझ नहीं आती। बाओ को तब याद आया कि वो लैंग्वेज चेंज करना भूल गया था। उसने मुड़कर बेलियल से पूछा कि तुमने याद क्यों नहीं दिलाया? पर बेलियल उस टाइम अपने रोल प्ले में इतना बिजी था कि बोलना ही भूल गया था। बेबीलोन ने बेलियल को जिंदा देखा तो बोला कि मेरे साथ चलो और डेमन किंग को बचाओ और इस सेफ जोन को राख में मिला दो। मुझे लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। उधर कन हौरान की टीम खतुश थी कि वो फिर से बच गए। तभी भाग गया लूनाई, वापस उड़कर आया। उसे याद आया कि कैसे डेमन किंग की वजह से वो बाओ से बच पाया था। नहीं सोचा था कि एक ओवरफिट फैट कैट एक्चुअल में इतनी डेंजरस होगी। बाद में देखा कि बाओ गायब है और बेलियल भी नहीं मिल रहा। मैं सोच ही रहा था कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तभी मेरे घर की बेल बजी। मैंने मॉनिटर में देखा तो वही ब्रदर थे जो मुझे कॉपी में ले गए थे। दरवाजा खोलते ही मैंने रोते हुए उनका थैंक्स किया कि उन्होंने बाओ को बचाया और वापस पहुंचाया। उन्हें लगा कि मैं फिर से एक्टिंग कर रहा हूं तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। मैंने कन हौरान से कहा कि मुझे ये बुलाओ, अब से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर मैंने सबको अंदर आने को कहा। कन हौरान ने कहा कि वो मेरे लिए एक छोटा पेट गिफ्ट में लाए हैं और मिनी फॉर्म वाले बेबीलोन को बाहर निकाला। बेबीलोन ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में शाइन आ गया। एक और डेमन देखकर मुझे बेलियल की वो वायलेंट डायरी याद आ गई। तो मैंने कहा कि मेरी कंडीशन अभी थोड़ी टाइट है, एक और पेट अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम लोग ही इसे रख लो ना। बेबीलोन ने जब देखा कि डेमन किंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो बहुत सैड हो गया। सोचा क्या मेरे छोटे साइज की वजह से ऐसा हुआ? इतनी मुश्किल से
डेमन किंग मिले, पास रहने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर उसने अपने चिकन फीट अपर किए। ग्रेट डेमन के चिकन फीट की मार्केट में अच्छी प्राइस मिलती है और उसने कहा कि उसका मेटाबॉलिज्म तेज है, वो दिन में 3 पैर प्रोड्यूस कर सकता है। मैंने उसकी सिंसियर आंखें 2.5 सेकंड तक देखी और तुरंत उसे अपना पेट बना लिया। फिर सबको अंदर आने को कहा। ऐसे बेबीलोन हर दिन 12 पाउंड 98 सिल्वर की प्राइस पर बेलियल की जगह नया पेट बन गया। जैसे ही उन्होंने घर में एक स्टेप रखा, उन्हें एक खौफनाक प्रेशर फील हुआ। मुझे लगा कि वो मेरे घर में भरा सामान देखकर डर गए हैं, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये सब क्राफ्टिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करते टाइम बनाई हुई बेसिक वेपन्स हैं। किन्हावरान ये सुनकर ठंडे पसीने छोड़ने लगा। इसमें से कोई भी एक वेपन अभी के टाइम पर अनबीटेबल है। फिर मैंने कुछ आर्मर्स और स्टैचूज को दिखाए। किन्हावरान और उसकी टीम ने सोचा ये घर नहीं, पूरा आर्मरी बेस है। फिर मैंने बताया कि पहले इन्हें ऑक्शन हाउस में बेचना चाहता था, पर सस्ते में लॉस था और महंगे में बिक नहीं रहे थे, तो मजबूरी में घर में रखना पड़ा। तुम्हें जो पसंद आए ले लो, पर सिर्फ हॉल वाले बेसिक आइटम्स, मीडियम और हाई लेवल वाले मैं बाद में बेचने की कोशिश करूंगा। किन्हावरान ने सोचा कि जो वेपन्स इसके लिए बेसिक हैं, वो हमारे लिए माइंड ब्लोइंग है, पर फिर सोचा कि एन ल्यू को जो रोस्टेड चिकन दिया था, वो बेबीलोन जैसे बॉस को पीछे धकेल सकता है, तो सीरियसली बनाए गए इक्विपमेंट्स इतने खतरनाक हों तो इसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। उसने हम्बली कहा कि हम ये कैसे ले सके। मैंने कहा सही बात है, तुम लोग मॉन्स्टर्स मारकर जो रिवॉर्ड्स लाते हो वो मेरे बनाए सामान से बहुत बेटर होंगे। वो बैठने ही वाले थे कि देखा सोफा भी एक डेमन आइटम है। मैंने बताया कि सोफा भी मैंने खुद बनाया है, शर्माओ मत, बैठ जाओ। किन्हावरान जब बैठा तो नोटिस किया कि पूरा घर ही एक डेमन आइटम बन चुका है। क्या ये पूरी बिल्डिंग ही एक डेमन आइटम में बदल गई है? यहाँ तक कि बेलियल जो पानी लाया था वो भी डार्क पावर से भरा हुआ था। मैंने बताया कि वाटर बिल बचाने के लिए मैंने बैकयार्ड में कुआं खोदा है और उसका नाम वेल ऑफ एटर्निटी रखा है। किन्हावरान अब इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि मैं कितना पावरफुल हूँ। बस एक कुएं का नाम रखा और वो सच में मैजिकल बन गया। पहले जो थोड़ा डाउट था कि डेमन किंग की साइड जाना चाहिए या नहीं, इस मोमेंट वो पूरी तरह क्लियर हो गया। ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर ये हमें एक्सेप्ट कर ले तभी हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। मैंने उन्हें चाय पिलाई और पूछा, मैंने सुना कि सेफ जोन के पास काफी सीरियस फाइट हुई थी, क्या वही फाइट थी जहां तुम्हें बेबीलोन मिला? किन्हावरान ने सोचा क्या डेमन किंग हमें ब्लेम करने वाले हैं? मैंने कहा इतनी सीरियस फाइट थी, तुम लोग सच में कमाल हो। किन्हावरान को लगा कि मैं उन पर तंज कस रहा हूँ, वो डर के मारे हकलाने लगा। मैंने आगे कहा अच्छी बात यह है कि रिजल्ट सही रहा, तुम लोग सही सलामत मेरे यहाँ चाय पी रहे हो, ये कितना अच्छा है। किन्हावरान को लगा कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि वो तुरंत रिपोर्ट करने आए। बोला मैं 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना सीधे यहाँ आ गया। मैंने कहा तो मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए कि तुम जिंदा बच गए। किन्हावरान को लगा कि मैंने उनका सरेंडर एक्सेप्ट कर लिया है। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। मैंने उन्हें फिर से चाय ऑफर की और ल्यू से पूछा जो रोस्टेड चिकन तुम्हें दिया था वो तो खा लिया होगा ना? उसने सोचा डेमन किंग को फाइट का सब पता है, उन्हें पता है कि मैंने वो आइटम यूज कर लिया है। मैंने देखा कि उसने सच में यूज कर लिया है, तो कहा मेरे पास अभी बहुत सारे बचे हैं, ऐसे ही जगह घेर रहे हैं, तो तुम लोगों में बांट देता हूँ। ये कहकर मैंने ल्यू को 20 रोस्टेड चिकन और दिए और बाकी सबको भी 20-20 दे दिए। इतना वैल्यूएबल ट्रेजर हमें इतने आराम से दे दिया। डेमन किंग सर, मैं आपके इस प्यार को वेस्ट नहीं होने दूंगा और किसी और को भी ऐसा करने नहीं दूंगा। किन्हावरान उसे देखकर डर गया, कहीं ये किसी दिन मूड खराब होने पर पीछे से अटैक न कर दे। तभी फिर से डोरबेल बजी। मैंने मॉनिटर में देखा तो इंसानों के सबसे टॉप एनपीसी रोलैंड सर थे। उन्होंने सुना था कि बाहर छोटी सी फाइट हुई है, तो हाल चाल पूछने आए थे। मैंने तुरंत दरवाजा खोलकर उनका वेलकम किया। अंदर आते ही रोलैंड ने मेरे बैग में बेलियल को देखा। सोचा बेलियल तो मैंने मार दिया था ना, वो यहाँ कैसे? और एक और नया डेमन कहाँ से आ गया? नीचे देखा तो पूरी बिल्डिंग ही एक डेमन आइटम में बदल चुकी थी। हॉल में पहुंचे तो देखा कि चारों तरफ हाई लेवल वॉर सप्लाईज भरी पड़ी है। उसने सोचा ये बंदा सच में दुनिया खत्म करने की तैयारी कर रहा है, इस पूरी बिल्डिंग को अपना बेस बना लिया है। क्या हमारी तरफ से कोई गलती हुई है जिससे डेमन किंग नाराज हो गया? उसने मन में डिसाइड किया कि किसी भी तरह इसे शांत रखना पड़ेगा। रोलैंड ने अंदर देखा कि इंसानों की पहली टीम भी यहाँ है। उसने सोचा ये लोग मुझसे भी पहले डेमन किंग का प्लान समझ गए और सीधे उसके घर में इन्फॉर्मेशन निकालने आ गए। सच में पहली टीम बहुत ग्रेट है, मेरा दिल खुश कर दिया। अब हम मिलकर डेमन किंग के प्लान को रोकेंगे। फिर उसने किन्हावरान को इशारा किया, पर रोलैंड को नहीं पता था कि ये पहली टीम तो पहले ही डेमन किंग की साइड जा चुकी है। तो मैंने अच्छे मन से उन्हें रिलैक्स करने को कहा, पर रोलैंड को लगा कि मैं जानबूझकर उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। ये दुनिया इतनी इंटरेस्टिंग है, मैं नहीं चाहता कि ये खत्म हो, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब सब तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि दुनिया को कैसे बचाते हो। रोलैंड को लगा कि मुझे बोरियत हो रही है, इसलिए दुनिया खत्म करना चाहता हूँ। फिर थोड़ा सोचने के बाद उसने पूछा कि क्या आपको एल्फ्स इंटरेस्टिंग लगेंगे? मैं थोड़ा शॉक हुआ, क्या इस गेम में एल्फ्स रेस भी है? रोलैंड ने कहा कि एक अनओपन एरिया है जिसे एल्फ किंगडम कहते हैं, वहाँ ढूंढेंगे तो जरूर मिलेंगे। मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई, अगर चांस मिला तो देखना चाहूंगा कि एल्फ्स कैसे दिखते हैं। रोलैंड ने मेरा इंटरेस्ट देखा तो बोला कि मैं आपके लिए पकड़ कर लाऊंगा। किन्हावरान ने सोचा क्या ड्रामा चल रहा है, इंसानों की उम्मीद कहाँ जाने वाला रोलैंड डेमन किंग के सामने इतना झुक रहा है। मैंने रोलैंड को इतना सपोर्ट करते देखा तो खुश हुआ, पर मुझे पता है कि मैं एक नूब हूँ, इंसानों का फ्यूचर देखना है, तो तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। ये कहते हुए मैंने किन्हावरान की तरफ इशारा किया और बोला कि यही इंसानों की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। किन्हावरान को लगा कि मुझे उसे और रोलैंड के रिलेशन पर शक हो गया है। वो एक्सप्लेन करने ही वाला था कि रोलैंड ने बीच में बात काट दी। मिस्टर समर, आपसे कुछ नहीं छुप सकता, मैंने सच में इंसानों की पहली टीम के साथ डी पार्टनरशिप कर ली है। अभी अभी डेमन किंग की साइड आए। किन्हावरान का मन हुआ कि रोलैंड को मार डाले। जब बात पता चल ही गई है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। ऑब्वियसली मुझे रोलैंड की बात समझ नहीं आई, पर उसने आगे कहा कि वो किन्हावरान की टीम के साथ जाएगा और टारगेट पूरा करेगा। मैं जोर से हंसा। मैंने कहा ना, तुम लोग एक जैसे ही हो। फिर मैंने सबको घर के बाहर तक छोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, किन्हावरान का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने गोबर खा लिया। वो मन ही मन सोचने लगा कि डेमन किंग ने उसे पूरी तरह से दुश्मन समझ लिया है। रोलैंड को लगा कि वो डेमन किंग के डर और घमंड से डर गया है। डेमन किंग को हमारे रिश्ते का पता चल गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम एल्फ को वापस लाते हैं सब कुछ ठीक हो सकता है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, किन्हावरान ने अपने पीछे की दीवार पर एक घूंसा मारा। तुम साले जानबूझकर ऐसा कर रहे थे ना? रोलैंड ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। मुझे नहीं पता तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है। और किन्हावरान के पास इतना एटीट्यूड दिखाने का अपना एक ट्रम्प कार्ड था। ये कहते ही उसके हाथ में रोशनी जमा होने लगी और अगले ही पल उसने वो रोस्टेड चिकन निकाला जो मैंने उन्हें दिया था। रोलैंड को नहीं पता था कि ये रोस्टेड चिकन मैंने मैक्स लेवल क्राफ्टिंग स्किल का यूज करके बनाया था। एनएलयू ने कभी इसी चिकन का यूज करके 101 लेवल के बेबीलोन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन रोलैंड को लगा कि वो उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा
रहा है, इसलिए उसने कहा कि वो नहीं पूछेगा। टीममेट्स ने आगे आकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें रोक दिया। वो जानता था कि वो सच में रोलैंड से पंगा नहीं ले सकता, वरना डेमन किंग का इंसानों के अंदर घुसने का प्लान खराब हो जाएगा। रोलैंड को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग खुश क्यों नहीं है। इंसानों की सबसे बड़ी ताकत के साथ काम करना तो उनके लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। फिर उसने अपना प्लान बताया। ब्लैक मिरर के उस मैप में जाकर, जो अभी तक खुला भी नहीं है, एक एल्फ को पकड़ डेमन किंग को गिफ्ट करेंगे, ताकि डेमन किंग दुनिया को खत्म करने का प्लान थोड़ा टाल दे। ये सुनकर लगा ही नहीं कि ये किसी हीरो की बातें हैं। शियाओ यान ने चिन हाओरान को सीरियसली याद दिलाया कि अभी डेमन किंग का इरादा हमें रोलैंड के साथ काम कराने का था। फिर उन्होंने प्राइवेट चैनल खोलकर बात करना शुरू किया। सच तो यह है कि हो सकता है डेमन किंग ने बस यूं ही कह दिया हो। वो डेमन किंग हैं, उनकी एक एक बात पर दुनिया का टिकना या मिटना डिपेंड करता है। वो मजाक कैसे कर सकते हैं? मुझे समझ आ गया। डेमन किंग चाहते हैं कि हम मौका देकर रोलैंड को सीधे निपटा दें। तुम्हें लगता है कि हम लेवल 20 वाले लोग लेवल 101 के रोलैंड को हरा सकते हैं? रोलैंड ने उनकी बातचीत खत्म होते देखी तो पूछा, क्या पार्टनरशिप करनी है? और ये भी कहा कि रास्ते के सारे एक्सपीरियंस, इक्विपमेंट्स और कॉइन्स उन्हीं के होंगे। चिन हाओरान ने सोचा कि फिलहाल रोलैंड के साथ काम करना ही इकलौता ऑप्शन है, इसलिए वो मान गया। लेकिन हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि डेमन किंग को फिर से कोई गलतफहमी ना हो जाए। मैंने बालकनी से उन्हें साथ जाते देखा और सोचा, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मुझे रोलैंड भाई और इंसानों की नंबर 1 टीम, इन दोनों के पैर मजबूती से पकड़ देकर रखने होंगे, वरना कोई प्रॉब्लम आई तो पता नहीं किससे हेल्प मांगूंगा। मैं तो वाकई जीनियस हूँ, मेरे पीछे मौजूद पेट्स ने सोचा। भले ही हमें नहीं पता डेमन किंग क्या कर रहे हैं, लेकिन वो सच में एक जीनियस है। जल्द ही रोलैंड और बाकी लोग एल्फ वैली पहुंचे। इस दरवाजे के पीछे क्या है, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग एनपीसी रोलैंड को भी नहीं पता था। बस इतना तय था कि अंदर के मॉन्स्टर्स का लेवल करंट वर्जन से बहुत ज्यादा था, शायद अर्थ पर आए डेमंस से भी ज्यादा। रोलैंड उन्हें इस गेम का वर्ल्ड व्यू समझाने लगा। एल्फ्स इंसानों और डेमंस के अलावा एक बहुत पुरानी प्रजाति थे जो कभी हमारी दुनिया में रहते थे। रोलैंड ने उनके बेवकूफों जैसे एक्सप्रेशंस देखे तो पूछा, मेन स्टोरी में यह सब बताया गया है, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा? गेम में आगे निकलने के लिए ऐसी चीजें तो स्किप ही की जाती हैं, वरना नंबर 1 टीम कैसे बनते? रोलैंड ने कहा कि इंसानों के स्किल्स और टेक्नोलॉजी मोक्सी गॉड से आए हैं। इंसान और खतरनाक डेमंस हजारों सालों से आपस में लड़ रहे हैं। इस दौरान जो प्रजातियां इंसानों और डेमंस से रिसोर्सेज के लिए नहीं लड़ सकी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन एक प्रजाति ऐसी भी थी जो दोनों का मुकाबला कर सकती थी, और वो थी नेचर की पावर का यूज करने वाली एल्फ रेस। वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी जो बैलेंस को बिगाड़ सकती थी, लेकिन एल्फ प्रिंसेस ने किसी का साथ न देकर खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और एल्फ पावर को सील कर दिया। आज एल्फ्स बस कहानियों में रह गए हैं, समझ गया। कुल मिलाकर जिसने किसी का साथ नहीं दिया, उसे तुम लोगों ने निपटा दिया। इस दरवाजे के पीछे वही जगह है जहां कभी एल्फ्स रहते थे, लेकिन अंदर कोई एल्फ है या नहीं, ये रोलैंड भी नहीं कह सकता था। चिन हाओरान ने रोलैंड से कहा, वार्निंग का डायलॉग बॉक्स तो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, हमारा लेवल ही कितना है, तुम हमें सीधे ऊपर ही क्यों नहीं पहुंचा देते? रोलैंड ने अपने परिवार का खजाना निकाला। इन पावरफुल वेपन्स के साथ हम दुश्मनों को जरूर हरा देंगे। इस तरह इंसानों की उम्मीद ने डेमन किंग को खुश करने के लिए शैतानी आइटम्स तैयार किए और एक शातिर टीम के साथ एल्फ्स को पकड़ डोड़ने के लिए बंद एरिया में घुस गए। रोलैंड ने अभी कहा ही था कि जितना हो सके बैटल मोड में मत जाना, कि तभी उसके पीछे खड़ी डीडी शियाओयुआन का पैर एक ट्रैप पर पड़ी डीडीएच किया। अगले ही सेकंड 102 लेवल का एक मॉन्स्टर उनके सामने आ गया। उसने आते ही रोलैंड को वार्निंग दी कि एल्फ्स की नींद में दखल न दें, अगर अभी चले जाओगे तो जान बख्श दी जाएगी। शियाओयुआन ने यह सुनते ही तुरंत माफी मांगना शुरू कर दिया और कहा कि यह सब उसकी गलती है, उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। इंसानों की सबसे बड़ी ताकत होने के नाते रोलैंड को कोई डर नहीं था। उसने बाकी सबसे पीछे हटने को कहा, क्योंकि अब वो स्टाइल मारने वाला था। बाकी लोगों को तेजी से पीछे हटते देकर भले ही उसने खुद ऐसा करने को कहा था, फिर भी उसे थोड़ी निराशा हुई। लेकिन अभी मॉन्स्टर से निपटना ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने अपने परिवार का खजाना निकाला। एस ग्रेड डेमन आइटम हेल ब्रेक थ्रू मॉड्यूल। इसका यूज करने के बाद 5 मिनट के लिए सभी स्टेट्स 30% BRH जाते हैं, लेकिन खत्म होने पर 30 सेकंड के लिए कमजोरी आ जाती है। पावर अप होने के बाद रोलैंड तलवार निकालकर मॉन्स्टर की तरफ लगा। बाकी लोगों ने देखा कि भले ही वो बफ को दबा पा रहा था, लेकिन इंसानों की उम्मीद डेमन का आइटम क्यों यूज कर रही है। शियाओयुआन आगे जाकर हेल्प करना चाहती थी, लेकिन पीछे मुद्दकर देखा तो चिन हाओरान पहले ही आराम करने लेट चुका था। दूसरी तरफ रोलैंड हेल ब्रेक थ्रू मॉड्यूल के दम पर मॉन्स्टर को बुरी तरह पीट रहा था। जब मॉन्स्टर की बस एक बूंद लाइफ बची थी और वो आखिरी वार करने ही वाला था, तभी रोलैंड का बफ टाइम खत्म हो गया और वो कमजोर पड़ी डीडीएच। सीन एकदम अजीब हो गया, लेकिन मॉन्स्टर ने तुरंत रिएक्ट किया। पहले तो एक घूंसा मारकर रोलैंड को जमीन पर गिराया और फिर अपना 20 मीटर लंबा हथौड़ा निकालकर हल्के से रोलैंड पर दे मारा। शियाओयुआन चिल्लाई, अगर अब नहीं बचाया तो यह सच में मर जाएगा। जैसे ही मॉन्स्टर दूसरा हथौड़ा मारने वाला था, एक बंदा आकर रोलैंड के सामने खड़ा हो गया। रोलैंड ने नजर उठाकर देखा, वो तो चिन हाओरान था। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उसके सामने कुछ नहीं हो, और तुमने फिर से वो रोस्टेड चिकन क्यों निकाल लिया? चिन हाओरान ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिए रोस्टेड चिकन को पकड़कर मॉन्स्टर की तरफ भागा। रोलैंड को लगा कि चिन हाओरान चिकन से मॉन्स्टर को रिश्वत देना चाहता है। उसने चिल्लाकर कहा, वापस आ जाओ, भले ही तुम्हारा आइडिया हटके है, पर क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि यह मॉन्स्टर और रोस्टेड चिकन दोनों बर्ड्स ही हैं? मॉन्स्टर ने देखा कि चिन हाओरान सिर्फ लेवल 26 का है, तो उसका मन घमंड से भर गया। चिन हाओरान ने पास पहुंचकर पहले रोस्टेड चिकन से खुद को पावर अप किया और फिर मॉन्स्टर की तरफ हल्के से चिकन घुमाया, जिससे मॉन्स्टर सीधे 2 टुकड़ों में कट गया। रोलैंड यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। डेमन किंग के दिए इस आइटम की क्या बात है? इतना खतरनाक आइटम उन्होंने इन्हें 20-20 दिए हैं। रोलैंड उठने के बाद शो ऑफ करते हुए बोला कि वो कमजोरी का टाइम बीतने के बाद भी उसे निपटा देता। उसे अपनी मार सहने की एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। अब बॉस को मारने का रिवॉर्ड लेने की बारी थी। रोलैंड ने पहले ही कहा था कि सारे आइटम्स चिन हाओरान और उसकी टीम को मिलेंगे। चिन हाओरान ने बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें न सिर्फ बहुत सारे कॉइन्स थे, बल्कि बाद में इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने के जरूरी मटेरियल्स भी थे। लेकिन डेमन किंग के दिए रोस्टेड चिकन के सामने यह सब कचरा था। उन्हें लगा कि डेमन किंग का चमचा बनना वाकई खुशकिस्मती की बात है। तभी रोलैंड अचानक सोच में पड़ी डीडीएच। फिर आगे आकर पूछने
लगा कि अभी वाला आइटम इतना स्ट्रॉन्ग था, वो कोई मामूली चीज नहीं हो सकती। वो आया कहां से? कहीं वो डेमन किंग ने तो नहीं दिया? माहौल एकदम ठंडा पड़ी डीडीएच गया। शियाओ युआन ने तुरंत नर्वस होकर कहा कि लेवल बढ़ाते टाइम उन्हें एक रेयर चेस्ट मिला था जिसमें 999 कॉइन्स डालने पर इतना स्ट्रॉन्ग आइटम मिला। चिन हाओरान को पहले से पता था कि रोलैंड आइटम के बारे में जरूर पूछेगा, इसलिए उसने पहले ही बहाना सोच रखा था। लेकिन लेवल 20 के मैप में 100 लेवल के मॉन्स्टर को आसानी से मारने वाला आइटम मिलना, इतना फालतू झूठ तो कोई बेवकूफी मानेगा। ये कहकर उसने चिकन निकालकर फाइट के लिए रेडी होना शुरू कर दिया। रोलैंड कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा कि तुम लोग रिवॉर्ड बांट लो, वो आगे जाकर रास्ता देखता है। रोलैंड को सच में जाते देखकर चिन हाओरान ने सोचा, क्या यह सच में बेवकूफ है? रोलैंड के जाने के बाद चिन हाओरान ने कहा, डेमन किंग का हमें इतना स्ट्रॉन्ग आइटम देना नॉर्मल नहीं है, उनका जरूर कोई ना कोई प्लान है। दोनों की नजरें हवा में मिली, जैसे उन्होंने एक दूसरे का दिमाग पीआरएच लिया हो। लगता है डेमन किंग सच में एक एल्फ पालना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें यह आइटम दिया ताकि हम मॉन्स्टर को मार सकें। क्योंकि इस मैप की डिफिकल्टी डेमन किंग के अंदाजे में थी, वो पहले से जानते थे कि हम अकेले यह नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें एल्फ ढूंढना ही होगा ताकि डेमन किंग को हमारी ईमानदारी दिखे। तभी शियाओ युआन ने पीछे से उन्हें देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। जब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो 108 लेवल का एक बॉस रास्ता रोके खड़े रहा था। बिना कुछ कहे सब फाइट मोड में आ गए। रोलैंड ने पहले स्पेस डिस्टॉर्शन मॉड्यूल का यूज करके बॉस को रोका। चिन हाओरान ने सही मौका देकर फिर से रोस्टेड चिकन से खुद को पावर अप किया। इस तरह उस ताकतवर बॉस को दोनों के अटैक्स ने सेकंड्स में उड़िया दिया। बॉस को मरते टाइम भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से कैसे मारा गया। उसने रिपोर्ट का बॉक्स खोला और रिपोर्ट कर दिया कि हाई लेवल एनपीसी छोटे लेवल के प्लेयर्स को खींच रहा है और अजीब आइटम्स का यूज कर रहा है। सिस्टम को रिपोर्ट मिली और चेक करने के बाद उसने सामने वाले के 4 कैरेक्टर पॉइंट्स काट लिए। बॉस ने थोड़ी देर वेट किया और सिस्टम से पूछा, फिर क्या? सिस्टम ने कहा, इसके आगे कुछ नहीं है। इस तरह थ्रोन का गार्ड वहीं ढेर हो गया। रास्ते में मॉन्स्टर्स को मारते मारते एनएलयू को छोड़ ही हचकर बाकी सबकी लेवल 28 हो गई। रोलैंड ने याद दिलाया कि आगे एल्फ का थ्रोन है, जो भी हो। जैसे मैप में घुसते ही ट्रैप एक्टिवेट हुआ था, वैसा फिर से मत करना। अभी उसने बोलना खत्म ही किया था कि फाइट स्टार्ट होने का सिस्टम मैसेज आ गया। रोलैंड ने मुद्द कर चिन हाओरान से पूछा, क्या तुम थोड़े प्रोफेशनल बन सकते हो? चिन हाओरान ने मुद्द कर शियाओ युआन से पूछा, क्या तुम थोड़ी प्रोफेशनल बन सकती हो? तभी एक बड़ा काला साया सबके सामने आ गया। काले साये ने वार्निंग दी कि एल्फ्स की नींद में दखल न दें, अगर अभी चले जाओगे तो जान बख्श दी जाएगी। रोलैंड ने कहा, ये डायलॉग तो मैंने पहले बॉस के टाइम भी सुना था। तो बॉस ने डायलॉग बदल दिया, नादान लोग, तुम खुद को तबाही की तरफ ले जा रहे हो। आओ इंसानों, मेरे गुस्से को महसूस करो। चिन हाओरान को लगा कि ये तो उसके पुराने खेले हुए गेम जैसा है, क्या ये कॉपीराइट का मामला नहीं है? बॉस ये सुनकर घबरा गया और नए डायलॉग सोचने लगा। लेकिन चिन हाओरान ने पीछे छिपे उस बंदे को पकड़ डेच लिया जो उस काले साये को कंट्रोल कर रहा था। उसे आसानी से जिंदा पकड़ दे लिया गया। लेकिन उसने कहा कि वो तो बस एक क्लोन है, उसका मास्टर ही इस किंगडम का सबसे पावरफुल एल्फ है। किंगडम के खत्म होने के बाद सिर्फ उसका मास्टर ही जिंदा बचा, जिसने अकेले हजारों सालों तक किंगडम की रक्षा की। चिन हाओरान और बाकी लोगों ने सोचा, अगर इस जिंदा एल्फ को पकड़ डीडीएच लें तो डेमन किंग को मुंह दिखाने के काम आएगा। उन्होंने पूछा कि उसका मास्टर कहाँ है, लेकिन उसे ये बताने में शर्म आ रही थी कि उसका मास्टर जहरीला मशरूम खाने की वजह से निपट गया था। जब वो एल्फ थ्रोन पर पहुंचे तो देखा कि बॉस एक एस ग्रेड सोल फॉर्म में था। रोलैंड को भी एस ग्रेड को हराने का कॉन्फिडेंस नहीं था। चिन हाओरान ने बताया कि उसका रोस्टेड चिकन भी खत्म हो चुका है। तब रोलैंड ने वो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रैप निकाला जो उसने डेमन किंग को घेरने के लिए रखा था, पर यूज नहीं कर पाया था। मार्श को तुरंत महसूस हो गया कि कोई अंदर घुसा है। वो तुरंत गुस्से में आ गया। अगले ही सेकंड एक चीज आकर उसके सिर पर लगी। भले ही उसे नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन जमीन पर पडिड ही है तो पैर रखने के लिए ही होगी, इसलिए उसने उस पर पैर रख दिया। चिन हाओरान ने देखकर उस आइटम के बारे में पूछा। रोलैंड ने समझाया कि यह शुरुआत के 4 डेमन्स की पावर का यूज करके बनाया गया है। ये उसके परिवार का एक खजाना है। ये बहुत ज्यादा रियल डैमेज और कंट्रोल इफेक्ट देता है। बस कमी ये है कि इससे सामने वाले को बहुत दर्द होता है। तुम्हारे परिवार में ऐसा खतरनाक आइटम पीढ़ियों से क्यों चला आ रहा है? चिन हाओरान को लगा कि ये ट्रैप तो उसकी घर की चाय जैसा लग रहा है। दूसरी तरफ मार्श ट्रैप में फंसने की वजह से अपनी पावर खो चुका था। वो मुकाबला नहीं कर पा रहा था और बहुत दर्द में था। रोलैंड ने सही मौका देखा, अपनी तलवार निकाली और सारे पावर अप स्किल्स यूज कर लिए। जब वो पास पहुंचा तब मार्श को पता चला कि यह तो इंसानों का हाई लेवल एनपीसी है, पर उसे तुरंत कुछ डिप्टी लगी क्योंकि अब रोलैंड किसी शैतान जैसा लग रहा था जो उस बेबस मार्श पर लगातार अटैक्स किए जा रहा था। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। एक एनपीसी होकर छोटे लेवल के प्लेयर्स के साथ दादागिरी कर रहा है और वो भी इतने घटिया तरीके से अटैक कर रहा है। चिन हाओरान ने भी नहीं सोचा था कि रोलैंड पूरी पावर से इतना स्ट्रांग हो जाएगा। इंसानों की उम्मीद वाकई कमाल है। पास खड़े एल्फ्लोन ने इंसानों की उम्मीद शब्द सुना तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले एक आवाज ने उन्हें एक भविष्यवाणी दिखाई थी कि दोनों दुनिया के मिलने के बाद एक ऐसा हीरो आएगा जो प्लेयर्स को लीड करके डेमन किंग को हराएगा, जिसे इंसानों की उम्मीद कहा जाएगा। लेकिन एस ग्रेड मार्श भी कोई कच्चा खिलाड़ी ही नहीं था। उसने जल्दी ही ट्रैप के असर को खत्म कर दिया, पर उसकी लाइफ बस 3% बची थी। रोलैंड ने स्टाइल से अपना आखिरी वार किया और उस एस ग्रेड एल्फ की आत्मा को वहीं खत्म कर दिया। एल्फ की असली बॉडी के मरते ही उसका क्लोन भी गायब हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि बॉस के मरने पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिला और अब एक भी एल्फ नहीं बचा था जिससे डेमन किंग को मुंह दिखाया जा सके। आखिरकार उनकी नजर उस पुरानी सूखी बॉडी पर पड़ी थी जो मार्श की असली बॉडी थी। कुछ न होने से बेहतर है कि इसी को डेमन किंग के पास ले चला जाए। तभी आसपास का माहौल बदलने लगा। रोलैंड ने पहचाना कि यह एल्फ्स की सबसे बड़ी सील स्वेल है, क्योंकि कोई ट्रैप हटने की वजह से सील टूट रही थी। इसके तुरंत बाद हॉल के पीछे का बहुत पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुला। वो हजारों सालों से सोई हुई एल्फ प्रिंसेस शेयर थी। जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा कि उसकी बहन मार्श एक सूखी बॉडी बन चुकी है और कुछ इंसान उसे अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। वो तुरंत फिर से पत्थर की मूर्ति बनकर सो गई। रोलैंड ने डिसाइड किया कि फेविक्विक लगाकर काम चला लेते हैं, यह उस सूखी बॉडी से तो बेहतर ही रहेगी। एल्फ प्रिंसेस ने सुना कि वो उसके कपड़े डीडीएच उतारकर फेविक्विक लगाना चाहते हैं, तो उसने खुद को ही ब्लास्ट कर लिया। उससे निकली एनर्जी ने न सिर्फ एल्फ वैली को चीर दिया बल्कि पूरी अर्थ के आर पार हो गई। अब तो वो उस सूखी बॉडी से भी बेकार लग रही थी। ऐसे में डेमन किंग को क्या मुंह दिखाएंगे? पीछे खड़ी एनलियो ने अपनी चाकू निकाली और सोचा, मिशन फेल होने के बाद डेमन किंग का सामना करने की मेरी औकात नहीं है। मैं पहले तुम लोगों को मारूंगा,
फिर खुद मर जाऊंगा। ल्यूजियो ने तुरंत उसे पकड़ दिया और कहा कि चलो देखते हैं कोई जिंदा बचा है या नहीं। तभी रोलैंड ने देखा कि प्रिंसेस के दिल के पास एल्व्स का असली खजाना अल्फा विजडम स्टोन रखा है। यानी अभी जो ब्लास्ट हुआ था यह एल्फ प्रिंसेस सच में उसी को तबाह करना चाहती थी। यही वो चीज थी जिसे हजारों साल पहले उनकी रेस सील करना चाहती थी। हजारों सालों से एल्फ रेस के पास जो भी नॉलेज थी वो गॉड और डेमन पावर का मुकाबला करने वाली तीसरी सबसे बड़ी पावर थी। रोलैंड ने सोचा अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं हाल ही में मिली अपनी बेइज्जती का बदला ले सकता हूं। लेकिन चिन हाओरान ने उसका हाथ रोक लिया। उसने रोलैंड से पूछा क्या तुम इसे डेमन किंग को नहीं दोगे? रोलैंड सर क्या आप कुछ ज्यादा ही बहक नहीं गए? अब जब हमारे पास डेमन किंग को खत्म करने वाला आइटम है तो हम इसे किसी और को कैसे दे सकते हैं? चिन हाओरान जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि वो अब जाकर सब समझा है। मुझे लगा था कि डेमन किंग बस टाइम पास के लिए एल्फ प्रिंसेस को पालना चाहते हैं, पर उन्हें तो पहले से पता था कि अल्फा विजडम स्टोन यही है और वो जानते थे कि एल्फ की पावर इंसानों के हाथ में नहीं जानी चाहिए, इसीलिए उन्होंने हमारी टीम को साथ भेजा। डेमन किंग के दिल में सच में हमारे लिए जगह है। मुझे माफ करना पर इस लेवल का आइटम मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके आते ही इंसानों के पास डेमन किंग से डिड़चने का दम आ जाएगा। जैसे ही उसने पत्थर उठाया देखा कि वो तो बदला जा चुका था। असली अल्फा विजडम स्टोन तो चिन हाओरान पहले ही अपने पास रख चुका था और अब चुके से खिसकने की फिराक में था। उसने तुरंत अपने वेपन को चाकू की तरह फेंका जिसका निशाना इंसानों की उम्मीद रोलैंड ही था। रोलैंड ने तुरंत एस ग्रेड शील्ड ऑन कर ली। भले ही उसने जानलेवा अटैक रोक लिया पर उसकी आधी लाइफ खत्म हो गई। अगले ही सेकंड उसने अपना बफ स्किल ऑन किया और शियाओ युआन की तरफ लगा। शियाओ युआन ने देकर वेपन निकालने की कोशिश की पर रोलैंड का असली टारगेट वो नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ूढ़ा टीम लीडर चिन हाओरान था। देखते ही देखते वो पास पहुंच गया। चिन हाओरान अपने वेपन से ही बचाव कर पाया लेकिन उनके बीच लेवल का इतना बड़ा फर्क था कि उस वेपन के बावजूद उसकी लाइफ लगभग खत्म हो गई। पास खड़ी शियाओ युआन ने रिएक्ट किया और 788 डैमेज देने वाला स्पेल चलाया जो वेपन के असर से 8000 डैमेज का बन गया। रोलैंड ने अपनी तलवार से उस अटैक को तो रोक लिया पर वो समझ गया कि ज्यादा देर तक खींचना ठीक नहीं है, उसे जल्द से जल्द वो स्टोन हासिल करना होगा। तभी एनएलयू ने पीछे से आकर बैकस्टैब किया पर रोलैंड ने पहले ही भांप कर ब्लॉक कर लिया। चिन हाओरान ने देखा कि वो स्टोन रोलैंड के पैरों के पास पड़ी डिडिया है, शायद अभी अटैक के टाइम गिर गया होगा। उसने एनएलयू से कहा कि पहले जमीन पर पड़ रहा स्टोन उठाओ। एनएलयू बात सुनते ही स्टोन की तरफ भागा पर रोलैंड ने उसे धक्का दे दिया। जैसे ही स्टोन रोलैंड के हाथ में आने वाला था ल्यूजियो ने उड़ते हुए एक किक मारी और स्टोन को सीधे चिन हाओरान के सामने फेंक दिया। चिन हाओरान उठाकर भागने ही वाला था कि रोलैंड ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसे जमीन पर पटक दिया और स्टोन उठा लिया। चिन हाओरान को समझ नहीं आया कि रोलैंड अचानक वहां कैसे पहुंच गया क्योंकि एनएलयू और ल्यूजियो के अटैक्स तो रुके ही नहीं थे। पर ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो जिस पर अटैक कर रहे थे वो तो एक सॉफ्ट टॉय था। रोलैंड ने एक सी ग्रेड स्किल का यूज किया था जिससे दो चीजों की जगह बदली जा सकती है। चिन हाओरान फिर से अटैक करने वाला था पर रोलैंड ने उसके मुंह पर एक लात मार दी। चिन हाओरान अपनी टीम के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहता था इसलिए उसकी टीम को रोलैंड पर गुस्सा नहीं आया बल्कि उन्हें मजा आ रहा था। अगले ही सेकंड रोलैंड ने विजडम स्टोन की पावर यूज करना शुरू कर दिया। सबने अपने अपने वेपन्स निकाले पर उस एस ग्रेड विजडम स्टोन के सामने डेमन किंग के दिए वेपन्स भी टिक नहीं पाए। इंसानों के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होकर भी तुम डेमन किंग के लिए जान दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चिन हाओरान को याद आया कि रोलैंड ने कैसे डेमन किंग के सामने घुटने टेके थे। उसने पूछा कि क्या तुम्हें बोलने का कोई हक है? रोलैंड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक पोर्टल खोल दिया। जब मैं इस स्टोन को जस्टिस लीग के पास ले जाऊंगा तब तुम्हें समझ आएगा कि डेमन किंग के कैंप में शामिल होना कितनी बड़ी बेवकूफी थी। रोलैंड के जाने के बाद शियाओ युआन ने सबकी लाइफ बढ़ा दी। इतना पावरफुल आइटम दुश्मन के पास चला गया। इस बार का मिशन पूरी तरह फेल हो गया। शियाओ युआन को डर था कि मेरे वापस जाने पर डेमन किंग बहुत गुस्सा होंगे। एनएलयू ने सोचा कि मिशन फेल हो गया है तो पहले इन्हें मारता हूं फिर खुद मर जाता हूं। ल्यूजियो ने देकर समझाया कि स्टोन की पावर बहुत ज्यादा थी, इतने सारे वेपन्स भी उसे नहीं रोक पाए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हम ईमानदारी से अपनी कोशिश दिखाएंगे तो शायद डेमन किंग हमें माफ कर दें। इस तरह वो एल्फ प्रिंसेस की बॉडी लेकर मुझसे मिलने आए। मैंने उन पत्थरों को देखकर पूछा क्या यही एल्फ है? हाँ, पर पूरी तरह नहीं क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा इस बैग में भी है। भले ही मेन पार्ट गायब है पर क्या आप इससे काम चला सकते हैं? क्या ये काम चलाने वाली चीज है? चिन हाओरान ने मुझे गुस्से में देकर सोचा कि अब तो खेल खत्म और एनएलयू को लगा कि गुस्सा होने पर भी मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। फिर मैंने धीरे से उनकी तरफ देखा। तुम लोग क्या कह रहे हो? भले ही मैं असली एल्फ को नहीं देख पाया पर तुम लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लाने का सोचा, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे गुस्सा ना होते देख उन्होंने राहत की सांस ली। मैंने उनसे कहा कि मैंने भी इससे जुद्धा एक स्किल सीखा है, शायद मैं इसे ठीक कर पाऊं, लेकिन इसकी चेस्ट वाला पार्ट सबसे ज्यादा डैमेज है। अगर वो ठीक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चिन हाओरान को याद आया कि रोलैंड ने कहा था कि चेस्ट वाला हिस्सा ही एल्फ्स की पावर जमा करने की जगह होती है। एल्फ ने हमारे हाथ न आने के लिए अपनी पूरी एनर्जी बाहर निकाल दी थी जिसका मतलब था उसकी पूरी तरह से मौत। उसकी एनर्जी और आत्मा ब्लास्ट के साथ दुनिया की एनर्जी में मिल चुकी है, जैसे पानी की एक बूंद समंदर में मिल जाती है। समंदर से पानी की उसी बूंद को वापस निकालना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए उसने मुझसे कहा कि इस बार शायद यह ठीक ना हो पाए। लेकिन मुझे याद आया कि 2 दिन पहले मैंने यूं ही एक चेस्ट पार्ट बनाया था, देखता हूं कि वो काम आता है या नहीं। चिन हाओरान यह सुनकर हैरान रह गया। फिर मैंने अपने बैग से वो चेस्ट निकाला। भले ही मैं इक्विपमेंट्स पहनकर लेवल अप नहीं कर सकता पर किसी टॉय को ठीक करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे टाइम पर बस अपने मन की आवाज सुननी होती है और सही बटन ढूंढना होता है। थोड़ी छानबीन के बाद मुझे अपने मन का एस बटन मिल गया। जैसे ही मैंने वो चेस्ट जोड़ा, एल्फ की खोई हुई एनर्जी फिर से उसकी बॉडी में जमा होने लगी और आखिरकार वो सच में जिंदा हो गई। पर जैसे ही उसने आंखें खोली उसने मुझे देखा और सोचा डेमन किंग यहाँ क्या कर रहा है। फिर उसने अपनी चेस्ट की तरफ देखा। उसकी जिस साइज पर उसे गर्व था वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये तो डेमन किंग को देखने से भी ज्यादा भयानक था, इसलिए वो फिर से गहरी नींद में चली गई। इस बार वो सच में उठना नहीं चाहती थी। प्लीज मुझे मत बचाओ। चिन हाओरान को यकीन हो गया कि वो अभी सच में जिंदा हुई थी। ये कितनी अजीब और भयानक पावर है जिसने एनर्जी के रूल्स ही बदल दिए। ये तो सब कुछ जानने और करने वाली पावर है। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये टॉय बहुत पसंद आया पर मेरी बात सुनकर चिन हाओरान फिर से हिल गया। उसने नहीं सोचा था कि इंसान और डेमन्स जिस एल्फ प्रिंसेस के लिए हजारों सालों से तरस रहे थे वो मेरे लिए बस एक टॉय बनकर रह गई। एनएलयू समझ गया कि मुझे टॉयज पसंद है। इतनी रेयर एल्फ प्रिंसेस डेमन किंग के हाथ में आकर बस एक टॉय बनकर रह गई है जिसे वो जैसे चाहे यूज
कर सकते हैं। लगता है डेमन किंग बाहर से भले ही ठंडे दिखते हों पर अंदर से बहुत शौकीन है। उसने सोचा कि उसे भी ऐसी ही औरत बनना पड़ ढूंढेगा, तभी वो डेमन किंग का ध्यान खींच पाएगा। एल्फ प्रिंसेस को रखने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास वापस देने के लिए कुछ नहीं है। नाटक कर रही प्रिंसेस ने सुना तो सोचा तो ये इंसान इस डेमन किंग के साथ डील करने के लिए मेरा यूज कर रहे थे। मुझे भी देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे भी ज्यादा कीमती है जिसके लिए इन्होंने अपनी रेस को धोखा दे दिया। फिर मैंने उनसे पूछा क्या पिछली बार दिया हुआ रोस्टेड चिकन खत्म हो गया? चिन हावरान को लगा कि मैं चिकन की पावर के बारे में पूछ रहा हूँ, तो उसने कहा कि वो चिकन तो कमाल का था, मेरे पास कुछ और अच्छे वाले चिकन भी हैं, वो भी तुम्हें दे देता हूँ। एल्फ प्रिंसेस ये सुनकर पूरी तरह टूट गई। उसकी जैसी प्रिंसेस को बस कुछ मुर्गियों के बदले बदला जा रहा था। वैसे उस चिकन की खुशबू थी तो बहुत बढ़िया। चिकन देने के बाद चिन हावरान और एनलियू मुझसे मिलकर चले गए। मेरे पास आने से पहले ही वो शियायुआन और ल्यूजियो के साथ दो ग्रुप्स में बट गए थे ताकि वो आगे की तैयारी कर सकें। शियायुआन ने खुशी खुशी बताया कि उसने इस बार के पैसों से बहुत अच्छी जगह श्मशान घाट बुक कर लिया है ताकि डेमन किंग के हाथों मारे जाने के बाद वो लावारिस न रहे। लेकिन चिन हावरान ने आकर बताया कि डेमन किंग को कोई गुस्सा नहीं आया। शियायुआन यह सुनकर बुकिंग कैंसिल कराने भागी पर ल्यूजियो ने उसे रोक लिया और कहा कि इसे रहने दो, इस दुनिया के अंत में कभी न कभी काम आ ही जाएगा। फिर उसने चिन हावरान से पूछा कि आखिर हुआ क्या। किसे पता था कि हम जो एल्फ प्रिंसेस इतनी मुश्किल से लाए थे वो उनके लिए बस एक टॉय निकली और खुश होकर उन्होंने हमें पूरे 10 रोस्टेड चिकन दे दिए। ल्यूजियो ने सुना कि 10 नए वेपन्स मिले हैं तो उसकी सोच फिर बदल गई। डेमन किंग की पावर देखकर लगता है कि उनके कैंप में रहना ही सबसे सही डिसीजन था। दूसरी तरफ रोलैंड जैसे ही जस्टिस लीग वापस पहुंचा सीधे मीटिंग रूम में गया। स्काई सिटी के 12 में से एक मेंबर डिक पहले से उसका वेट कर रहा था। रोलैंड ने विजडम स्टोन निकालकर अपनी रिपोर्ट देनी शुरू की पर क्योंकि मैंने एल्फ प्रिंसेस को जिंदा कर दिया था उसके हाथ से वो स्टोन गायब हो गया। वहां मौजूद बाकी लोग हैरान रह गए। क्या रोलैंड सर से कोई गलती हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? रोलैंड सर तो इंसानों की उम्मीद है। मुझे समझ आ गया, ये तो सिर्फ वही देख सकते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ बिल्कुल, मुझे दिख रहा है, वाकई कमाल है, आप सच में इंसानों की उम्मीद है। रोलैंड को भी समझ नहीं आ रहा था कि जो चीज अभी उसके हाथ में थी वो अचानक एनर्जी बनकर कैसे गायब हो गई। सिर्फ डिक जानता था कि क्या हुआ है। उसने बाकी सबको चुप कराया। एल्फ प्रिंसेस जिंदा हो गई है तो अल्फा विजडम स्टोन का उसके पास वापस जाना नॉर्मल बात है। रोलैंड ये सुनकर हैरान रह गया। डिक ने आगे कहा मैं भी हर पल डेमन किंग पर नजर रखे हुए हूँ, मानना पड़ेगा उसकी हर एक हरकत इतनी परफेक्ट होती है कि उसकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। लेकिन एल्फ प्रिंसेस मेरे सामने ब्लास्ट हुई थी, उसके ऐसे प्रक्षे उड़े डीचने के बाद ठीक होना नामुमकिन है। अब दो ही बातें हो सकती हैं। पहली यह है कि डेमन किंग ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, जब से तुम रियल वर्ल्ड में गए हो तुम उसी के इशारों पर नाच रहे हो। रोलैंड के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो दूसरी बात यह है कि इंसानों की उम्मीद होने के बावजूद तुमने इंसानों को धोखा दिया है। उनके जाने के बाद मैंने प्रिंसेस से कहा अब बस हम दोनों ही हैं। उसे लगा कि मैं उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने वाला हूँ। वो डर के मारे पूरी गीली हो गई। उसने सोचा अगर मैं डेमन किंग से लड़ूं तो क्या मेरे जीतने का कोई चांस है? तभी मैंने आगे आकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने सोचा क्या ये सच में डेमन किंग है? इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है? एल्फ के पास ट्रू आइज का पैसिव होता है, इसलिए आंखें खोलते ही उसने मेरा असली रूप देखा और डर के मारे फिर से टॉय बन गई। और क्योंकि मैंने एल्फ को जिंदा कर दिया था रोलैंड के हाथ का स्टोन वापस उसकी बॉडी में आ गया था। जस्टिस लीग के टॉप लीडर्स को लगा कि रोलैंड बदल गया है। डिक के इशारा करते ही लेजर नेट ने रोलैंड को घेर लिया। किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। बस एक आम एनपीसी अंदर आया और बोला रोलैंड सर तो इंसानों की उम्मीद है, वही तो प्लेयर्स के साथ मिलकर डेमन किंग को हराएंगे, वो धोखा कैसे दे सकते हैं? पर इससे पहले कि वो बात पूरी करता एक लेजर शॉट उसे लगा और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। और गोली चलाने वाला डिक ही था। उसने सबको दिखाया कि उसके हाथ में जो वेपन है वो गॉड का दिया हुआ एसएस ग्रेड वेपन है। मेकर्स की इस पावर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिससे भी यह गोली लगेगी उसका बेसिक कोड ही बदल जाएगा। फिर उसने वेपन का निशाना रोलैंड की तरफ कर दिया। भले ही किसी ने कहा कि यह सही नहीं है पर डिक को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इंसानों की उम्मीद रोलैंड ने इंसानों को धोखा दिया है या नहीं इसका कोड देकर सब साफ हो जाएगा। तभी बिशप पुच्ची से रहा नहीं गया और वो आगे आ गया। डिक ने पुच्ची से पूछा तुम भी तो मेरी तरह जंग चाहते थे, फिर इस रोलैंड की साइड क्यों ले रहे हो? पर जब से पुच्ची ने देखा था कि 84 लेवल के मॉन्स्टर को मेरी बिल्ली ने एक झटके में उड़ा दिया था तब से वो जंग नहीं चाहता था। पर अब जब मेकर्स का वेपन आ चुका था तो डेमन किंग से लड़ने का कुछ चांस तो बन ही गया था। फिर पुच्ची ने पीछे मुड़कर रोलैंड को इशारा किया और डिक से कहा कि वो खुद जाकर डेमन किंग से लड़े और अपनी पावर से सबको दिखाए कि असली ताकत क्या होती है। डिक को यह बात सही लगी तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर डेमन किंग से मिलेगा और सबको दिखाएगा कि इंसानों की असली पावर क्या होती है। रोलैंड ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि डेमन किंग को जितना आसान समझ रहे हो वो उतना है नहीं। पर डिक कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसने रोलैंड के पैरों के नीचे एक पोर्टल खोला और उसे जेल में डाल दिया। फिर उसने डेमन किंग के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मेरे सेफ जोन के सारे स्टोर्स, ट्रेडिंग हाउस और बाकी सर्विसेज बंद कर दी गई और वहां के सारे एनपीसी को हटा दिया गया। फिर सिस्टम वेपन को बंद करके मैन वेपन का निशाना मेरे सेफ जोन पर सेट कर दिया गया। पुच्ची ने आकर पूछा क्या तुम सच में इस सेफ जोन को खत्म करने वाले हो? डिक ने कहा वो जगह तो वैसे भी डेमन किंग का अड्डा बनती जा रही है, उसे रखकर क्या करेंगे? पुच्ची ने सोचा ये भी ठीक है। उसने मेरी बिल्ली को खुश करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी। अगर वो जीत गए तो उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। इस तरह डिक पूरी तैयारी के साथ आर्मी जमा करने लगा ताकि अगर वो डेमन किंग को मार ना भी पाए तो भी एल्फ को तो वापस ले ही आए। साथ ही उसने मीडिया को बुलाकर ग्लोबल लाइव स्ट्रीम का अरेंजमेंट भी किया ताकि पूरी दुनिया देख सके कि असली हीरो कैसा होता है। उसी टाइम मैं भी बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। मैंने चीते से कहा कि मैं इस एल्फ को चेक कराने जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों ये इंसान नहीं बन पा रही है, शायद खराब हो गई है, दुकान जाकर पूछता हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि घर का ध्यान रखे और चूहों को अंदर ना आने दे। पर जैसे ही मैं बाहर आया मुझे कुछ अजीब लगा। आसमान में इतना अंधेरा क्यों है? क्या बारिश होने वाली है? अच्छा हुआ मैं छाता साथ लाया था। पर जब मैं ट्रेडिंग हाउस पहुंचा तो मुझे फिर कुछ गड़बड़ी लगी। सारे स्टोर्स बंद क्यों हैं? क्या आज कोई छुट्टी है? फिर मैंने देखा कि लोग अपना सामान बांधकर सेफ जोन से बाहर भाग रहे हैं। मुझे लगा कि पक्का आज छुट्टी है इसीलिए सब घूमने जा रहे हैं। तभी पास से भाग रहे एक बंदे ने मुझसे पूछा तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी रही हो? सिस्टम वेपन ने काम करना बंद कर दिया है, जल्दी भागो। मैंने सुना कि सिस्टम वेपन भी छुट्टी पर है तो सोचा कि इस दुनिया में कितनी अच्छी फैसिलिटीज हैं। तभी मेरे पास एक पर्चा आकर गिरा। ध्यान से देखा तो सेफ जोन में मकान के दाम गिरने की न्यूज थी। मैंने तो अभी अभी शहर के बीचों बीच एक पूरी बिल्डिंग खरीदी थी। जब मेरा दिल टूट चुका था तभी
डिक अपनी आर्मी के साथ मुझे घेर चुका था। उनके एक्सप्रेशंस देखकर मुझे लगा कि वो मुझे लूटने आए हैं। तभी एल्फ प्रिंसेस की भी नींद खुली। उसने सामने का सीन देखा तो सोचा लगता है दोनों साइड फिर से मेरे लिए लड़ने वाली हैं। हजारों साल पुरानी तबाही फिर से होने वाली है। मैंने उससे कहा कि डरो मत, मेरी गिनती सुनो। जब मैंने ये कहा तब तक आर्मी फाइट मोड में आ चुकी थी। एल्फ प्रिंसेस को लगा कि मैं अब अटैक करने वाला हूं, तो उसने डिक और बाकी लोगों से भागने को कहा। जब मैंने 2 कहा तब डिक और उसके लोग बहुत नर्वस हो चुके थे। एल्फ प्रिंसेस ने सोचा मैं इतनी अभागी क्यों हूं, क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है। जब मैंने 3 कहा तो मैं मुद्दा और उल्टे पैर भाग खद्दा हुआ। साथ में वो एल्फ प्रिंसेस भी हैरान रह गई। डिक के साथ ही पीछा करने ही वाले थे कि डिक ने उन्हें रोक लिया। उसे लगा कि यह मेरी कोई चाल है, पर भागते भागते मैं अचानक फिसल कर गिर गया तो उसे पूरा यकीन हो गया कि यह एक ट्रैप है। पर आखिर में उसने हिम्मत करके मुझे पकड़ डीडीएच लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इतना आसान कैसे हो सकता है, पर मुझे पकड़ देने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी तलाशी लेकर वो स्टोन निकाल सके। और रास्ते में गिरी हुई एल्फ प्रिंसेस साइड से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पास इतनी पावर होने के बाद भी मैंने कोई फाइट क्यों नहीं की। यहाँ तक कि उसकी ट्रू आईज भी मेरा लेवल नहीं देख पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं चाहता क्या हूँ। तभी डिक से रहा नहीं गया। उसने मुझसे कहा कि उस एल्फ को उसके हवाले कर दूं। तब मुझे समझ आया कि उनका टारगेट तो वो एल्फ थी। तो मैंने उससे पूछा तुम इसके कितने पैसे दोगे। ये बात सुनते ही वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। एल्फ प्रिंसेस ने नहीं सोचा था कि मैं उसे बेचने वाला हूँ, और डिक ने भी नहीं सोचा था कि मैं एल्फ को बेच दूंगा। पर मुझे तो उसकी वैल्यू का कोई आइडिया नहीं था। मुझे लगा कि वो चिन हावरान का दिया हुआ कोई टॉय है। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। अच्छा तो तुम लोग बस टॉय खरीदने आए हो। पर डिक को लगा कि यह नॉर्मल नहीं है, इसमें जरूर कोई ग्री गड़ी है। ये तो अनमोल चीज है जो बैलेंस बिगाड़ डुबा सकती है और वेपन से भी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए उसने सोच लिया कि मैं बस पकड़ के जाने का नाटक कर रहा हूँ और वो रोलैंड की तरह मेरे झांसे में नहीं आने वाला। इसलिए उसने साफ कह दिया कि वो 1 रुपया भी नहीं देगा। मैं एक पल के लिए रुका, फिर पूछा तो क्या तुम भी उन लोगों की तरह हो जो बिना लाइक ये वीडियो देखकर चले जाते हैं। फिर मैंने पास खाड़ी डीरी है एक सोल्जर की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे भी यह टॉय चाहिए। वो मना कैसे कर सकता था। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत पूछा कि वो कितने पैसे दे सकता है। और ये पूरा सीन पूरी दुनिया में लाइव चल रहा था। दुनिया भर के लोग चुपचाप ये सब देख रहे थे। सोल्जर ने थोड़ा सोचा और कहा कि उसकी महीने की सैलरी 13 कॉइन्स है। अभी उसके पास 430 कॉइन्स की सेविंग्स है। अगर किश्तों में देने का ऑप्शन हो तो वो 1200 कॉइन्स तक दे सकता है। उसकी बात खत्म होते ही मैंने जोर से पूछा क्या कोई इससे ज्यादा बोली लगाएगा। इस बात ने फिर से सबको हैरान कर दिया। बेवकूफ, क्या तुम्हें यह कोई नीलामी की जगह लग रही है। पर तभी आसपास के लोग बोलियां लगाने लगे। एल्फ प्रिंसेस ने नहीं सोचा था कि यह इंसान सच में बोली लगाने लगेंगे। देखते ही देखते सारे सोल्जर्स का ध्यान फाइट से हट गया। क्या यह सब पहले से डेमन किंग के प्लान का हिस्सा था। न सिर्फ वहां मौजूद लोग बल्कि ऑनलाइन लोग भी बोली लगाने लगे। डिक ने सोचा इन नए प्लेयर्स को एल्फ की वैल्यू कैसे पता हो सकती है, और अभी तो शुरुआत है, इनके पास इतने पैसे कहां से आए। उसके साथ ही ने उसे कमेंट्स दिखाए जिनमें सब कह रहे थे कि बस दिखने में अच्छी होनी चाहिए, और उनके पैसे तो सबने मिलकर जमा किए थे। इस टाइम पूरी दुनिया का पैसा यहीं इकट्ठा हो रहा था। डिक को लगा कि बात हाथ से निकल रही है। उसने तुरंत लाइव बंद करने को कहा। हजारों सालों से सोई हुई एल्फ प्रिंसेस को नहीं पता था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने सोचा इन्होंने न सिर्फ दुश्मनों को आपस में उलझा दिया बल्कि दुनिया भर के लोगों को एक साथ ले आए। ये डेमन किंग तो बहुत खतरनाक है। और मैंने सोचा कि ये टॉय तो बहुत पैसे दे रहा है, बाद में चिन हावरान और बाकी लोगों से कहकर ऐसे और मंगवा लूंगा, फिर सीधे ऑनलाइन सेल करूंगा। तभी प्रिंसेस पीछे से आई और उसने पूछा क्या आप सच में मुझे बेचने वाले हैं। मुझे डिक की बात याद आई कि वो 1 रुपया भी नहीं देगा। तो मैंने उससे कहा कि अगर मैंने नहीं दिया तो वो लोग जबरदस्ती छीन लेंगे। एल्फ प्रिंसेस जानती थी कि मेरे पास दुनिया तबाह करने की पावर है। उसने पूछा कि मैं मुकाबला क्यों नहीं करता, पर मुझे नहीं पता था कि मैं मैक्स लेवल पर हूँ। मुझे तो यही लगता था कि मैं लेवल अप न कर पाने वाला बेकार बंदा हूँ। अगर मैंने मुकाबला किया तो बहुत मार पड़ेगी। इसलिए मैंने उससे कहा कि गुस्से से सिर्फ नुकसान ही होता है। मेरी ये बात सुनकर उसका दिल भर आया। इतनी सिंपल बात में इस दुनिया की हजारों सालों की लड़ाई की वजह छिपी थी। अब उसे लगा कि मैं हजारों सालों से चली आ रही इस तबाही को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। डेमन किंग होकर भी इतनी बड़ी सोच और दया, क्या इसी को असली सोच कहते हैं। इसलिए उसने फैसला किया और मुझसे कहा अगर आप हैं तो शायद सच में एक ऐसी दुनिया बन सकती है जहाँ खून खराबा ना हो। पर मुझे उसकी बात समझ ही नहीं आई। मुझे तो बस वो छोटी सी प्रिंसेस बहुत क्यूट लग रही थी। तभी पास से आई एक आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मुझे एल्फ में आए चेंज का बिल्कुल पता नहीं चला। आखिरकार डिक ने 5400 कॉइन्स की सबसे बड़ी बोली लगाकर बाजी मार ली। जो शुरुआत में 1 रुपया भी नहीं दे रहा था, उसने अकेले ही दुनिया भर के लोगों की बोली को हरा दिया और अपने सारे पैसे लगा दिए। पर उसने सोचा कि जैसे ही उसे एल्फ की पावर मिल जाएगी और साथ में वो नया वेपन होगा तो जस्टिस लीग और पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। पर जैसे ही डील होने वाली थी, सिस्टम ने मैसेज दिया कि डील फेल हो गई है क्योंकि एल्फ शियर की आत्मा मेरे साथ जुड़ चुकी है। जब उसने मेरी तरफ देखा तो देखा कि एल्फ एक पुराना मंत्र पर रच रही है। मंत्र खत्म होते ही शियर पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ गई। मैंने अजीब सी स्माइल दी और डिक से पूछा क्या 2 दिन बाद सामान आने पर ले लोगे। डिक को लगा कि मैं जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैंने गुस्सा देकर शियर से कहा कि वो भी समझाने में हेल्प करे। पर शियर ने डिक से कहा अब बात आगे बढ़ा चुकी है, तुम उम्मीद छोड़ दाज दो, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और फिर उसने डिक के लुक का भी मजाक उड़ाया कि वो उसका टाइप नहीं है। डिक से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपना वेपन निकाल लिया और आसमान में लगा बड़ा वेपन भी सामने आ गया। अंदर मौजूद एनपीसी ने डिक के आर्डर पर काम करना शुरू किया ताकि वेपन में पूरी पावर जमा की जा सके। उस टाइम घर पर आराम कर रही चीते को कुछ अजीब लगा और उसने देखा कि निशाना सीधे मेरे घर की तरफ है। उसे याद आया कि मैंने घर का ध्यान रखने को कहा था। अगर घर टूट गया तो मैं उस पर गुस्सा करूंगा। जैसे ही वेपन पूरी तरह से चार्ज हो गया और एनपीसी बटन दबाने ही वाला था, चीता आकर उसके हाथ पर बैठ गया और जिस बंदे की मेमोरी डिक ने मिटा दी थी वो वापस आ गई। चीते ने उसे वार्निंग दी कि ऐसी अजीब चीजें किसी के घर की तरफ मत किया करो। ये कहकर वो बैठ गई और गलती से बटन दब गया। फिर उसने पूछा क्या ये बटन दबा सकते हैं। अगले ही सेकंड वेपन से एक बहुत बड़ी लेजर बीम नीचे की तरफ निकली। सबको लगा कि अब तो शहर तबाह हो जाएगा, पर अचानक टाइम जैसे रुक गया। वो लेजर बीम आगे बढ़ाने के बजाय पीछे हटने लगी, जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो, और वो पूरी लेजर बीम चीते ने अपने मुंह में खींच ली। पास खड़ा बंदा यह देखकर दंग रह गया। वो तो मेकर्स की सबसे बड़ी पावर थी, इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज, और इस मोटी बिल्ली ने उसे खा लिया। बाओबाओ ने खाने के बाद महसूस किया कि इसका टेस्ट काफी अच्छा था, बिल्कुल उस कैट फूड जैसा जो मैं उसके लिए बनाता हूँ। आखिर में बाओबाओ ने 007 को वार्निंग दी, तुम्हारी ये मैप गन
गन कहीं भी फायर करे चलेगा, लेकिन इसे मेरे घर की तरफ पॉइंट करना सच में थोड़ा अनप्रोफेशनल है। 007 ने बाओ से पूछा कि वो आखिर कौन सी चीज है, उसके पास क्रिएटर लेवल की एबिलिटी क्यों है? तुम्हें पूछना चाहिए कि मेरा मालिक कौन है, मैं तो बस उसके घर की रखवाली करने वाली एक छोटी सी बिल्ली हूँ। ये बोलते ही बाओ ने वाइपर नंबर 3+ में एक एनर्जी बॉल मार दी और अगले ही सेकंड वाइपर नंबर 3+ ब्लास्ट होकर एक पटाखा बन गया। बाओ अपना काम पूरा करके मजे में वापस जाने ही वाला था, तभी उसने पहले डिक द्वारा कैद की गई रोलैंड को देखा। रोलैंड ने भी पहचान लिया कि बाओ मेरे घर की पेट कैट है। बाओ ने बस अपने हाथ जेब में डाले और उस पर हंसा, फिर एक चुटकी बजाई और रोलैंड का केस चकनाचूर हो गया। रोलैंड पूछना ही चाहती थी कि ऐसा क्यों, लेकिन मुड़कर देखा तो बाओ काफी दूर जा चुका था। इस वक्त शहर के लोग अभी भी इस आतिशबाजी का मजा ले रहे थे, लेकिन जल्द ही कुछ लोगों को गड़बड़ महसूस हुई। अगर ये लोहे के बड़े टुकड़े नीचे गिरे तो सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी रोलैंड जैसे कोई गॉड हो आतिशबाजी के बीच से बाहर आई और उसने गिरते हुए सारे लोहे को तोड़ दिया। लोग रोलैंड की तारीफ करने लगे कि वो सच में पूरी इंसानियत की उम्मीद है। जब रोलैंड को फैंस ने घेर रखा था तभी उसने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना। मुड़कर देखा तो वो बाओ ही था। बाओ ने टेलीपैथी से कहा कि जो बैक स्क्रैचर उसने पिछली बार गिफ्ट किया था वो काफी यूजफुल था, थैंक्स। इस बार का काम उसी का रिटर्न गिफ्ट समझो। रोलैंड ये सुनकर अंदर से काफी नर्वस हो गई, लेकिन तुरंत ही उसने रियलाइज किया कि वो तो इंसानों की उम्मीद है, वो किसी डेमन किंग के पेट के लिए ऐसा कैसे फील कर सकती है। और इस वक्त डिक का वाइपर नंबर 3 एनर्जी खत्म होने की वजह से मेरे चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें स्प्रे कर रहा था। डिक ने ये देखकर हैरानी से कहा कि वाइपर नंबर 3 वाटर गन कैसे बन गया, जबकि बोला गया था कि इसकी एनर्जी गेम वर्ल्ड की चीजों को उनकी ओरिजिनल हालत में वापस ला सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास गॉड का दिया हुआ वाइपर नंबर 3+ भी है। पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा वाइपर नंबर 3+ पहले ही एक ब्यूटीफुल पटाखा बन चुका था। तभी मैंने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि डील ना होने पर वो वाटर गन से किसी पर अटैक नहीं कर सकता, वो कोई बच्चा नहीं है। इतने सारे लोगों को लेकर आया और बोल रहा था कि मुझे एक शॉट खाने देगा। मुझे नहीं पता था कि वो तो बस एक टॉय गन की बात कर रहा था। डिक ने देखा कि गॉड का दिया हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन इस तरह तबाह हो गया और उल्टे डेमन किंग ने इसे एक जोक बना दिया। वो इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे। मैंने आगे बढ़कर उसे संभाला और कहा कि भले ही मेरा नेचर अच्छा है, लेकिन वो इस तरह के गंदे जोक्स नहीं मार सकता, ऐसे बाहर घूमेगा तो बहुत पिटेगा। डिक ये सुनकर संभाल नहीं पाया और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है। उधर बाबुल और बेलियल चुके से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो तो डेमन किंग के लिए जान देने को भी तैयार थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि डेमन किंग का प्लान इतना परफेक्ट होगा। उन्होंने बिना किसी एफर्ट के एल्फ प्रिंसेस को हासिल कर लिया, इंसानी लीडर्स को हरा दिया, उनके क्रिएटर वेपन को तबाह कर दिया, दुश्मन के इरादों को तोड़ दिया और आखिर में प्यार और डर दोनों दिखाकर डरा दिया। मैंने देखा कि मामला खत्म हो गया है तो वापस जाने की तैयारी की। तभी हील ने पूछा कि क्या वो मेरे साथ घर चल सकती है। मैंने देखा कि जब वो मेरे साथ बाइंड हो ही चुकी है तो मुझे उसे ले जाना पड़ेगा, लेकिन उसे फ्री में तो खिलाया नहीं जा सकता। तो मैंने पूछा कि क्या उसके पास कोई ऐसी चीज है जो रोज ग्रो होती हो और जिसे बेच सके, जैसे बेलियल के चिकन फीट। उसने कहा कि उसके पास ऐसी एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन वो घर का काम बहुत अच्छे से कर सकती है। मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये भी ठीक है और मैं उसे घर ले आया। पीछे सिर्फ डिक छूटा जो अभी भी सदमे में था और बार बार सॉरी बोल रहा था कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। लाइव स्ट्रीम बीच में कट जाने की वजह से लोगों ने गैस किया कि एल्फ पावरफुल डिक को मिल गई और उस मिस्टीरियस सेलर ने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन असली रिजल्ट ये था कि वाइपर नंबर 3+ ब्लास्ट हो गया और अफवाहों के मुताबिक एल्फ को पाने वाला डिक असल में उसे नहीं पा सका और मेन रिस्पॉन्सिबल होने के नाते उसे पूछताछ के लिए स्काई सिटी ले जाया गया और जो घर के प्राइसेस बढ़ने की मुझे उम्मीद थी वो भी वापस नहीं बढ़े। इस प्रॉब्लम के बाद बहुत से लोग भाग गए। बेलियल को लगा कि ये सब मेरा ही प्लान था, जिससे सेफ जोन पूरी तरह डेमन किंग का हेडक्वार्टर बन गया। मेरे अलावा एक और पर्सन था जो खुश नहीं था और वो थी इंसानों की उम्मीद रोलैंड। आज उसे डेमन किंग के पेट ने बचाया था, पर फिर भी वो उस सीन को याद करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो बिल्ली कितनी हैंडसम और अट्रैक्टिव थी। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और खुद से कहा कि माइक डेमन किंग का चमचा है, इस दुनिया का सबसे बुरा एनिमी है। पर फिर उसने सोचा कि इस बार सेफ जोन के लोग भी तो बाओ की वजह से ही बचे हैं, तो क्या वो सच में एक अच्छी बिल्ली है। लेकिन तुरंत ही उसने दीवार पर अपना सिर मारा ताकि होश में आ सके। वो इंसानों की उम्मीद है, वो प्लेयर्स को लीड करके डेमन्स को खत्म करने वाली है, वो डेमन किंग के बहकावे में नहीं आ सकती। तभी 007 रोलैंड को पार्सल देने आया और उसने रोलैंड को इस तरह ब्लश करते देखा। 007 पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, लेकिन रोलैंड ने तुरंत अपनी बूस्ट स्किल ऑन करके इस अट्रैक्शन से खुद को बाहर निकाला। देखा तो पार्सल सेफ जोन से आया था। खोल कर देखा तो वो मेरा लिखा हुआ लेटर था, जिसमें लिखा था कि वो पहली पर्सन थी जिसने मेरी हेल्प की थी, तो थैंक्स के तौर पर एक हैंडमेड गिफ्ट भेजा है। जब रोलैंड ने उसे देखा तो वो फिर से अट्रैक्ट हो गई। काफी देर बाद जब वो इससे बाहर निकली तो वो पूरी तरह थक चुकी थी। उसी टाइम मुझे भी कुरियर का अपडेट मिला। देखा कि रोलैंड का पार्सल बाथरूम के गेट पर रख दिया गया है। मैंने अंदर एल्फ प्रिंसेस हील को बता दिया। उसे लगा कि मैं डेमन किंग सच में बहुत अलग हूँ, न सिर्फ इतनी पावरफुल हूँ बल्कि इतनी काइंड भी हूँ। पर प्रेडिक्शन ने तो कहा था कि इंसान ही लास्ट विनर होंगे, लेकिन दुनिया को इन गंदे इंसानों के हाथ में देने से अच्छा है कि डेमन किंग ही दुनिया पर रूल करे। शायद डेमन किंग सच में फ्यूचर बदल सके और वॉर खत्म कर सके। इसलिए उसने अब मेरी पूरी हेल्प करने का डिसीजन लिया। जब वो सोच ही रही थी कि मेरे साथ अपने पहले बच्चे का नाम क्या रखेगी, तभी बेलियल धीरे से उसके पीछे आई और बोली कि ज्यादा फालतू की बातें मत सोचो। बाबुल भी उसके ठीक पीछे थी और बोली कि नहीं आई हो तो कुछ रूल्स हैं, मत कहना कि बताया नहीं था। हील ने देखा कि ये तो डेमन किंग से बिल्कुल अलग है, इनके अंदर से बहुत डेंजरस वाइब्स आ रही हैं। उसने सोचा कि क्या ये डेमन किंग के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर उस पर टॉर्चर करने वाले हैं, तो उसने कहा कि उसने डेमन किंग की हेल्प करने का डिसीजन ले लिया है। जब वो सोच रही थी कि अपोज करे या नहीं, तब बेलियल ने कहा कि ये मत सोचो कि डेमन किंग तुम्हें घर ले आए तो तुम फीमेल लीड बन गए। बाबुल ने उसे वार्निंग दी कि खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट मत समझो। हील को ये सुनकर लगा कि ये किसी वर्कप्लेस ड्रामा के डायलॉग्स जैसा क्यों लग रहा है। तभी बेलियल ने उसे बताया कि डेमन किंग के पास तक पहुंचने के लिए उसने कितना सैक्रिफाइस किया है, यहाँ तक कि उस जैसे हाई लेवल डेमन लीडर को भी डेमन किंग के पास एक छोटे पेट का रोल प्ले करना पड़ता है और उन सेल्फिश इंसानों के सामने फ्रेंडली होने का नाटक करना पड़ता है। हील ने ये सुना तो उसे अचानक समझ आया, ओह तो ये बात थी, मैंने कितना सिंपल सोच लिया था।
था। डेमन किंग ने जो पीस का रास्ता चुना है वो कितना मुश्किल है। फ्रेंडली रहना है पर झुकना नहीं है, डील करनी है पर अपने लोगों को छोड़ना नहीं है। यहाँ तक कि 3 डिजिट के लेवल वाले बड़े डेमन भी इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं कितनी कैजुअल सोच रख रही थी, तो बच्चे पैदा करने वाली बात अभी साइड में रखती हूँ। बाबुल ने देखा कि हील कुछ बोल नहीं रही है और उनकी तरफ देख भी नहीं रही है। उसे लगा कि हील उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रही है, तो उसने उसे पहले पीटने का डिसीजन लिया। इतना कहकर बेलियल ने अपनी पावर दिखाई और घूंसा टान कर हील को मारने ही वाली थी। तभी हील मुड़ी और उनके सामने झुककर बोली कि वो समझ नहीं पाई थी आगे से दोनों बड़ी बहनें उसे गाइड करें। डेमन के तौर पर उन्होंने पहली बार किसी को खुद को दीदी कहते सुना था। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। होश में आकर बेलियल ने पूछा कि वो किस चीज में गाइड करे। हील ने आगे कहा कि भले ही वो कभी एल्फ प्रिंसेस थी, पर वो जानती है कि किंगडम तबाह हो चुका है और सिर्फ वही बची है। अब इस अनजान दुनिया में अकेले जागने के बाद उसने डेमन किंग के लिए काम करने का डिसीजन तो ले लिया है, पर उसे नहीं पता कि क्या करना है। इसलिए प्लीज दोनों बहनें सिखाएं कि क्या करना चाहिए। अगर गलती करके बाहर निकाल दी गई तो वो फिर से अकेली हो जाएगी। ये सुनकर बेलियल और बाबुल का गुस्सा पूरी तरह पिघल गया। उन्हें लगा कि हील सच में बहुत क्यूट है, अब तो सिर्फ वही उसकी हेल्प कर सकती है। फिर बाबुल ने अपना इंट्रो दिया कि वो एक 101 लेवल की डेमन 7 किंग्स में से एक है, आगे कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, और कहा कि कैट के रूप में उसकी स्पेशल स्किल ट्रांसफॉर्म होना है, खासकर बड़ी, हार्ड और स्ट्रॉन्ग गन्स में बदलना। इसके बाद बेलियल ने बताया कि अपनी यूनिक प्रेडिक्शन पावर की वजह से वो डेमन 7 किंग्स की लीडर है और वही अकेली डेमन है जिसने प्रेडिक्शन सुना है। उसने बाहर वाले बाओ के बारे में भी बताया कि वो फ्यूचर का डेमन बीस्ट लॉर्ड है और पिछला वाइपर नंबर 3+ उसी ने तोड़ा था। आखिर में उन्होंने हील को बताया कि नॉर्मल डेज में लेवल 1 के पेट बनकर रहना और इंसानों के बीच जाकर उन्हें अंदर से तबाह करना ही डेमन किंग का प्लान है, और डेमन किंग हमें रोज 3 बिस्कुट देते हैं, वो कभी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। ये सुनकर हील को सब क्लियर हो गया, तो इसलिए डेमन किंग हमेशा खुद को एक खिलौना कहते थे। आखिर में तीनों बहनें बन गईं और डेमन किंग के बड़े गोल के लिए मिलकर काम करने लगीं। बस फर्क ये था कि हील को लगा मेरा गोल बिना वॉर की दुनिया बनाना है, बेलियल और बाबुल को लगा मेरा गोल दुनिया पर डेमन्स का राज करना है, जबकि मेरा असली गोल बस इस दुनिया में सर्वाइव करना था। बाओ बाहर से ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने सोचा कि डेमन किंग का सबसे प्यारा तो वही रहेगा। उधर जस्टिस ली को भी खबर मिल गई कि मैंने एल्फ प्रिंसेस को अपने पास रख लिया है। एनपीसी ने ये सब कार्ड्स देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 007 ने पूछा कि क्या उसने कुछ नोटिस किया, तो पता चला कि उसने बस ये नोटिस किया कि इन फोटोज में बाओ ही सबसे क्यूट है। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि जब से मेरे पास एल्फ प्रिंसेस आई है मेरा मूड काफी अच्छा रहने लगा है और ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया तबाह नहीं करने वाला। पर सुना है कि जब से एल्फ आई है म्यूटेंट्स भी काफी एक्टिव हो गए हैं। क्या सिर्फ 2 डिजिट के लेवल वाली इस एल्फ प्रिंसेस में सच में दुनिया का बैलेंस हिलाने की पावर है? 007 ने उसे कहा कि ये सब बातें हम जैसे एनपीसी को नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन उसे अंदर से पता था कि एल्फ पावर सभी रेसेस को बेचैन कर सकती है। और मैं आज घर से निकलकर सुपरमार्केट आया था क्योंकि जब से हील आई थी बिस्कुट का यूज बढ़ गया था, तो मुझे बिस्कुट का रॉ मटेरियल और खरीदना था। जैसे ही मैंने सस्ते आटे का पैकेट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया उसमें से और नहीं बरो बसीक सफाई के बाद मुझे हील का वो बेबस चेहरा याद आ गया। जब भी मैं उसे बिस्कुट देता था तो वो कहती थी कि उसे इसकी आदत है और फिर कोने में बैठकर चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन के बिस्कुट खाती थी। ये सोचते ही मैंने वो सस्ता आटा वापस रख दिया। सोचा कि पहले कुछ डेली यूज का सामान ले लेता हूँ। फिर मैंने काफी पैसे खर्च करके 2 कैट बेड खरीदे, एक फेदर का कंफर्टर खरीदा और काफी हाई प्राइस में एक बेड खरीदा। इस तरह मैं और हील पूरी सुबह शॉपिंग करते रहे। जब मैं बिल पे करने गया तो वो कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि मैंने 2 कैट बेड और एक नॉर्मल बेड क्यों खरीदा। उसी टाइम बेलियल और बाबुल घर पर बाओ के बाल कॉम्ब कर रही थी। तभी दोनों के दिमाग में एक साथ एक बुरा थॉट आया। मैं बिल पे करके हील को घर ले जाने वाला था, तभी मैंने मॉल के गेट पर 3 लड़कों को एक ओल्ड लेडी को तंग करते देखा। उन्होंने न सिर्फ उसके पैसे छीने बल्कि उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। भले ही उसका सामान बिखर गया था पर वो फिर भी अपने छोटे डॉग को कसकर पकड़े हुए थी। मैंने देखा तो तुरंत जाकर उस ओल्ड लेडी को उठाया और साथ ही उसके सिर पर एक टास्क एक्टिवेट हो गया। उसने बताया कि वो लड़का उसका बड़ा बेटा है, वो ऐसा पहली बार नहीं कर रहा। हर बार कहता है कि पावर बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए वरना जी नहीं पाएगा, और जबरदस्ती उसके खाने के पैसे छीन लेता है। इससे भी बुरी बात यह है कि लिटिल व्हाइट उसे बचाना चाहता था तो उसने बदला लेने के लिए उसके साथ ऐसा किया। मैंने तब देखा कि उसकी गोद में एक छोटा व्हाइट डॉग था पर उसके सिर पर पूरा रेड लिक्विड लगा हुआ था। ओल्ड लेडी ने बताया कि उसके बड़े बेटे ने इस पर मिर्च का सॉस लगा दिया है। बात खत्म होते ही मुझे लिटिल व्हाइट को क्लीन करने का एक टास्क मिला जिसका रिवॉर्ड 200 एक्सपी था। मुझे लगा ये एक डेली टास्क है तो सोचा कि इस ओल्ड लेडी को रोज ये सब झेलना पड़ता होगा। उस लेडी को इतना बेबस देकर मुझे पता था कि मुझे एक्सपी नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने ये टास्क एक्सेप्ट कर लिया ताकि उसकी हेल्प कर सकूं। हील ने देखा तो आगे आकर कहा मुझे दीजिए मास्टर। ओल्ड लेडी ने जब मास्टर वर्ड सुना तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर हील लिटिल व्हाइट को लेकर लेडीज वॉशरूम में चली गई। जब वो उसे साफ कर रही थी ओल्ड लेडी ने हील को मुझे मास्टर कहते सुना तो बोली कि जब वो और उसके बच्चे के पापा यंग थे तो वो भी अक्सर ऐसा रोल प्ले करते। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या हील एक एल्फ है। मुझे लगा कि भले ही वो एक लाइफ साइज टॉय जैसी थी पर उसे एल्फ किंगडम से खरीद कर ही लाया गया था तो वो एक एल्फ ही हुई। मैंने उससे पूछा कि उसे कैसे पता चला। ओल्ड लेडी ने कहा कि आजकल सबने एल्फ फंक्शन की वो लाइव स्ट्रीम देखी है। भले ही कोई मुझे पर्सनली ना जानता हो पर सब मेरा चेहरा पहचानते हैं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि इतनी वैल्यूएबल एल्फ को मैं ऐसे रोड पर घुमाऊंगा क्योंकि हर कोई उसे पाना चाहता है। जरा सी लापरवाही हुई तो कोई भी उसे छीन लेगा। उसी वक्त वॉशरूम के अंदर अचानक एक वोल्फमैन आया और उसने हील को गर्दन से उठा लिया। क्योंकि सिस्टम का गॉडली वेपन मेरे हाथों तबाह हो चुका था इसलिए ये हाई लेवल म्यूटेंट्स सेफ जोन की सिक्योरिटी तोड़कर अंदर आ पाए थे। हील ने अपनी ट्रू आइजन से देखा तो पता चला कि वो 75 लेवल का म्यूटेंट वोल्फ है। उस वोल्फ ने कहा कि वो फेनरर का चमचा है और एल्फ को ढूंढने आया है। हील ने फेनरर का नाम सुना तो पूछा कि क्या वो कोई वोल्फ म्यूटेंट है, थोड़े कम दिमाग वाले। उस वोल्फ ने हैरान होकर कहा वाह एल्फ की इंटेलिजेंस सच में बहुत ज्यादा है। फिर उसने बताया कि उस दिन फेनरर टीवी देख रहा था तभी अचानक चैनल चेंज होकर वो लाइव स्ट्रीम चलने लगी और उसने उसमें एल्फ पावर देखी इसलिए उसने मुझे तुम्हें पकड़ने भेजा। फिर वो फेंकने लगा कि फेनरर कितना पावरफुल है और एल्फ पावर मिलते ही म्यूटेंट्स का राज होगा। जल्द ही वो डेमन्स और इंसानों को रिप्लेस करके इस दुनिया के असली बॉस बन जाएंगे। हील ने उससे पूछा कि अगर उसने वो लाइव स्ट्रीम देखी थी तो उसे पता होना चाहिए कि उसका ऑलरेडी एक मास्टर है। उस वोल्फ ने बेइज्जती से हंसते हुए पूछा कि क्या वो वही वीक और छोटा सा बंदा है या फिर वो दुखी चेहरे वाला अंकल। हील ने जब उसे मेरा इंसल्ट करते सुना तो उसका चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। पर वोल्फ ने जब हील को ऐसा
ऐसा देखा तो वो और एक्साइटेड हो गया। उसने देखा कि हील गुस्सा तो हो रही है पर खुद को छुड़ा नहीं पा रही है। इसका मतलब उसका लेवल ज्यादा नहीं है और उसके पास लड़ने की पावर नहीं है। बाहर खड़े होकर मैंने जब ओल्ड लेडी की बातें सुनी तो सोचा कि इतने लोग हील को चाहते हैं, इसका मतलब वो सच में काफी महंगी है। पर हील को अंदर गए काफी टाइम हो गया था। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी कि अंदर जाकर देखूं, लेकिन वो लेडीज टॉयलेट था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा और वेट कर लेता हूं। वोल्फ ने देखा कि हील उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है तो उसने उसे किडनैप करने की सोची। तभी लिटिल व्हाइट अचानक भागता हुआ आया और उसने वोल्फ को काट लिया। वोल्फ ने सोचा कि ये शायद कोई बेकार सा डॉग है जो म्यूटेंट नहीं बन पाया। हील ने नहीं सोचा था कि लिटिल व्हाइट उसे बचाने के लिए अपने से कई गुना बड़े वोल्फ पर अटैक कर देगा, पर रिजल्ट वही हुआ जो होना था। वोल्फ ने लिटिल व्हाइट को पकड़ा और दीवार पर जोर से पटक दिया। इस हरकत ने एल्फ प्रिंसेस हील को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। तुमने न सिर्फ डेमन किंग के लुक का मजाक उड़ाया बल्कि ये भी भूल गए कि भले ही मेरा किंगडम तबाह हो गया है, मैं फिर भी एल्फ की प्रिंसेस हूँ। मेरी इंसल्ट करना बहुत बड़ी बेअदबी है। वोल्फ ने थूक निगलते हुए उसे देखा। तभी हील ने आगे कहा कि हजारों साल पहले एल्फ पावर का कोई गलत यूज न करे, इसलिए खुद को सील कर लिया गया था। पर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया का बैलेंस हिलाने वाली ये पावर असल में क्या है? वोल्फ अब थोड़ा डरने लगा था। तभी उस मरे हुए लिटिल व्हाइट की बॉडी से ग्रीन लाइट निकलने लगी और देखते ही देखते वो वापस जिंदा हो गया। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं दिखा तो वोल्फ ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि ये बस कोई हीलिंग या रिवाइव करने की स्किल है, पर ध्यान से देखने पर पता चला कि लिटिल व्हाइट का लेवल अब 75 हो गया था। वोल्फ को अब समझ आया कि असली एल्फ पावर क्या है। तभी तो सब इसे पाना चाहते हैं। ये अचानक किसी का भी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, लिटिल व्हाइट उस पर झपट पड़ा, पर वोल्फ ने फिर भी उसे हल्के में लिया क्योंकि सेम लेवल होने पर उसका फाइट एक्सपीरियंस और साइज बड़ा एडवांटेज था। लेकिन अगले ही सेकंड लिटिल व्हाइट ने बड़ी आसानी से उसका सिर काट दिया। मरने से ठीक पहले उसे समझ आया कि असली एल्फ पावर क्या थी, क्योंकि इस मोमेंट पर उसका अपना लेवल घटकर 1 हो गया था। हील ने जो स्किल यूज की थी वो थी एनर्जी ट्रांसफर, जिससे वो 2 टारगेट्स के लेवल, स्टेटस और एबिलिटीज को आपस में स्वाइप कर सकती थी। उसी वक्त 007 अपनी कार में फोन देख रहा था। तभी उसने पास के मॉल में ब्लास्ट होते देखा। उसे पता था कि मैं उसी मॉल में हूं तो वो तुरंत चेक करने भागा। वो डेमन किंग की शॉपिंग में किसी को डिस्टर्ब नहीं करने दे सकता था। पर जैसे ही वो पहुंचा उसने ब्लास्ट वाली जगह से किसी को बाहर आते देखा। धुआं हटने पर पता चला कि वो एल्फ ही थी। हील लिटिल व्हाइट को गोद में लिए शिकायत कर रही थी कि उसे फिर से सब साफ करना पड़ेगा। जल्द ही हील ने नीचे 007 को खुद को देखते हुए पाया। उसने पहचान लिया कि 007 स्काई सिटी की जस्टिस लीग का इंसान है। शायद म्यूटेंट्स से लड़ने आया होगा। पर मैटर खत्म होने के बाद इतनी देर से आ रहे हैं। स्काई सिटी के लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं, हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पर अपनी जगह भी संभाल नहीं पाते। इस दुनिया को सच में डेमन किंग के बचाने की जरूरत है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सेवाएं जारी रखने के लिए कृपया अभी इस वीडियो पर लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके 401 कमेंट्स पूरे करें। अगर 401 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।